Starting with the glorious name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to the Grammar of Science. Today we are going with the chapter Biotechnology, and this is the second last chapter of class 10 book. So let us start without wasting any time further. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी, बायो का मतलब होता है लाइफ, टेक्नोलॉजी का मतलब है टेक्निक। हम कोई भी टेक्निक इस्तेमाल करें और ह्यूमन बींग्स के लिए या उनको फैसिलिटेट करने वाले चीज़ों के लिए, जैसा कि एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, उनको बेहतर बनाने के लिए हम अगर किसी भी टेक्निक का यूज़ करें लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, दैट विल बी बायोटेक्नोलॉजी। और इसमें बहुत बहुत ज़्यादा एक वास्ट फील्ड है। इस चैप्टर ने कुछ इसके साथ इंसाफ किया है क्योंकि चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंथी है, लेकिन स्टिल बहुत सी फील्ड्स ऐसी हैं जो कि मिसिंग हैं। तो ये कोई बायोटेक्नोलॉजी कोई नई चीज़ नहीं है। अभी आके साइंसदानों को पता नहीं चला कि हम जो है वो टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, बल्कि ये बहुत पुरानी है। जब आप के पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स घर में दही बना रहे थे, वो बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे थे। इसी तरह से पुराने लोग जब अल्कोहल बनाते थे या शराब बनाते थे, वो भी इसी तरह से बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते थे। ये बहुत बेसिक से आइटम्स हैं ये बायोटेक्नोलॉजी में। अभी एंटीबायोटिक्स बन रही हैं बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके, कुछ मेडिसिन बन रही हैं। प्लांट्स के अंदर जो है वो ज़्यादा बड़े ग्रेन्स वाले जो है वो क्रॉप्स बनाई जा रही हैं ताकि जितनी भी ज़्यादा पॉपुलेशन होती जा रही है डे बाय डे, उसको कॉप अप किया जा सके। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये बेसिकली डेवलपमेंट के अंदर आती हैं, बायो साइंसेस के अंदर ये डेवलपमेंट आ रही है। तो अर्ली में क्या होता था कि यही चीज़ें जो है वो की जाती थी। स्टार्टिंग में जो है वो कम टेक्निक्स होती थी, अब जो है वो दिन ब दिन टेक्निक्स बढ़ रही हैं। जैसे फूड प्रोडक्शन के अंदर आप देखते हैं मिल्क, योगर्ट, चीज़, ये सारी प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। फर्मेंटेशन हो रही है। फर्मेंटेशन बेसिकली एक प्रोसेस है जहाँ पे हम माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं और चीज़ों को फर्मेंट करते हैं। इसी तरह से ब्रेड वगैरह जो बन रहे हैं वो सारे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आ रहे हैं। इसी तरह से एग्रीकल्चर के अंदर क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें क्योंकि हमने डिटेल में पढ़नी है, ये जस्ट इसका एक चैप्टर का खुलासा है कि हमने फूड के अंदर क्या कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी का यूज़, एग्रीकल्चर के अंदर क्या कर रहे हैं। एग्रीकल्चर में हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी आगे एग्जांपल्स आएंगी। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो एडवांसमेंट्स हो रही हैं विद रिस्पेक्ट टू मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, वो भी हमने पढ़नी है। और इन्वायरमेंटल एप्लीकेशंस पढ़नी है कि हम किस तरह से अपने इन्वायरमेंट को, ना सिर्फ अपने इन्वायरमेंट को बल्कि जो वाटर का इन्वायरमेंट है उसको भी कैसे क्लियर कर रहे हैं, बायो रेमीडिएशन कैसे कर रहे हैं, या फिर सॉइल की फर्टिलिटी कैसे इंक्रीज कर रहे हैं, और पेस्ट कंट्रोल मैनेजमेंट क्या करें। पेस्ट कंट्रोल मैनेजमेंट वो होती है कि हम अपनी क्रॉप्स को पेस्ट से बचा सकें, ठीक है। पेस्टिसाइड का यूज़ ना करें और ऐसी टेक्निक्स का यूज़ करें जिससे पौधे खुद ब खुद ही पेस्ट रेजिस्टेंट हो जाएं। खैर, ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे समझाती हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आ गया, द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और देयर प्रोसेसेस एंड प्रोडक्ट्स फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, कि हम किसी भी जिंदा चीज़ का इस्तेमाल करें और किसके लिए इस्तेमाल करें। उस जिंदा चीज़ का या तो इस्तेमाल करें, या उसके अंदर होने वाले प्रोसेसेस का इस्तेमाल करें, या उससे बनने वाली किसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। तीन चीज़ें यहाँ पर बता दी गई हैं, खुद लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल, उसके किसी प्रोसेस का इस्तेमाल, या उससे बनने वाले प्रोडक्ट का इस्तेमाल। किसके लिए? वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड के लिए, ठीक। अब यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी की ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस में हमने पढ़ा कि यीस्ट होती है। आपने खुद भी देखा होगा कि हम जब ब्रेड बनाते हैं वी नीड टू यूज़ यीस्ट। तो जब हम यीस्ट यूज़ करते हैं, इसको ईस्ट बोला जाता है। वाई यूजुअली साइलेंट होता है, ईस्ट बोलते हैं लोग कुछ, लेकिन कुछ लोग यीस्ट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें अल्कोहल फर्मेंटेशन के लिए या ब्रेड मेकिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। याद रखें, अल्कोहल इज़ नॉट जस्ट ओनली वाइन या बियर, ये इसके बहुत ज़्यादा और फॉर्म्स हैं और ये मेडिकेशन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। इसी तरह से बैक्टीरिया योगर्ट बनाने में, बटर बनाने में या चीज़ की प्रोडक्शन में हेल्प आउट करता है। इसी तरह से लेदर की टेनिंग जो है ये बहुत अरसे से यूज़ हो रही है इन्हीं बैक्टीरियाज का इस्तेमाल कर करके। नेक्स्ट हमारे ये जो हम लेदर को जो है वो उसके ऊपर जितना भी कलर है वो उसका जो नेचुरल कलर है वो हटा के या इरेगुलर कलर्स हटा के एक ख़ास किस्म का कलर जो है वो लेदर को प्रोवाइड किया जाता है। दैट इज़ अ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस। अच्छा, फिर इमर्जिंग में हम क्या आ सकते हैं कि माइक्रोस्कोपी के अंदर एडवांसमेंट्स आ रही हैं, हम छोटे जानदारों को कैसे देख सकते हैं। इसी तरह से बायोकेमिकल प्रोसेसेस के अंदर एडवांसमेंट्स आ रही हैं। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में ये सारी टेक्निक्स हैं जो हमने गाहे बगाए आगे पढ़नी है, जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग आ जाती है, सेल फ्यूजन आ जाती है, GMOs आ जाते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इंपॉर्टेंस ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी इंसानों को मदद कर रही है, जितने भी बेकरी के प्रोसेसेस हैं उनको मदद कर रही है।
मेडिसिन, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में हेल्प आउट कर रही है। अच्छा, यहाँ पर ना ये बहुत अच्छी मुझे पिक्चर लगी थी। इसमें जस्ट आपकी जो बुक के अंदर जो एक एमसीक्यू है वो इससे हवाले से बन सकता है, वाइट बायोटेक्नोलॉजी के हवाले से, लेकिन ये ना ब्लू बायोटेक्नोलॉजी रिलेट कर रही है आपकी वाटर, जितने भी वाटर से रिलेटेड हैं, कोई रिवर है, कोई मेरीन है इन्वायरमेंट है, कोई ओशन है, ठीक है। इस तरह से रेड बायोटेक्नोलॉजी जितनी भी मेडिकेशन आपकी हो रही है, वाइट बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी कहलाते हैं, हम इससे रिलेटेड है, और ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी जो हम प्लांट्स के साथ करें बायोटेक्नोलॉजी। ये बेसिक जो है वो बायोटेक्नोलॉजी की डिपेंडिंग अपॉन द कलर्स हम डिफरेंट 4 ब्रांचेस में इसको डिवाइड करें, ठीक। अभी इसकी बहुत ज़्यादा और भी ब्रांचेस निकलेंगी। खैर, फूड बायोटेक्नोलॉजी क्या है कि हम किसी फूड को अपने फ़ायदे के लिए चेंज कर दें या मॉडिफाई कर दें। जैसे पहले जो है वो आपने देखा होगा कि गंदम का ऐसा दाना होता है जिसे हम आज भी कल भी देसी गंदम कह रहे होते हैं, जिसका साइज़ बहुत छोटा होता है। तो फिर हमने क्या किया, उसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी अप्लाई की। अब जो गंदम है उसका दाना थोड़ा बड़ा होता है, और इससे क्या होता है कि ज़्यादा गंदम की यील्ड निकलती है, और ज़्यादा गंदम की जब जैसी प्रोडक्शन होती है, विच मीन्स के ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए वो आसान रहता है। ज़्यादा पॉपुलेशन, जितनी ज़्यादा आबादी बढ़ती जाएगी उतनी ज़्यादा हमें गंदम चाहिए खाने के लिए। तो उसको जो है वो इस चीज़ को लिमिटाइज करने के लिए साइंसदानों ने सोचा कि हम जो है वो चावल, गंदम, इस तरह की चीज़ों को बड़ा साइज़ का कर देते हैं ताकि ज़्यादा लोग उससे फ़ायदा उठा सकें। फिर इसी तरह से फूड क्रॉप्स में, डोमेस्टिक एनिमल्स में, जो घरों में रखने वाले जानवर हैं, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम किसी काऊ को, कुछ ऐसी हैं जो मिल्क प्रोड्यूसिंग काउज हैं, ठीक है, और कुछ ऐसी हैं जो मीट प्रोड्यूसिंग काउज हैं। अब मिल्क प्रोड्यूसिंग काउज बहुत ज़्यादा मिल्क देती हैं, ठीक है, मे बी वो दिखने में पतली हों, लेकिन मीट प्रोड्यूसिंग काउज या ऑक्स जो होता है, यानी बैल जो होता है, उसका वजन बहुत ज़्यादा होता है, उससे बहुत ज़्यादा मीट निकल सकता है, ठीक है। तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी की मदद है। इसी तरह से माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं। अब जो आम एग्जांपल है, माइक्रोब से हम दही बना रहे हैं, ठीक है, घरों में ना हम जो बेसिकली जाग लगा रहे होते हैं या छोटा सा दही दूध के अंदर ट्रांसफ़र करके अगले दिन देखते हैं दही बना होता है, वो बेसिकली माइक्रोब्स का इस्तेमाल करें। एक जगह से माइक्रोब्स, एक दही से माइक्रोब्स दूसरे दूध में शिफ्ट करते हैं ताकि वो दूध भी दही में कन्वर्ट हो जाए। तो बेसिकली हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत कॉमन सी एग्जांपल है, इससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें हम बना रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। एनीवेज हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर हमारे पास फूड बायोटेक्नोलॉजी में फूड की प्रोडक्शन, क्रॉप की क्वालिटी, न्यूट्रिशनल वैल्यू। न्यूट्रिशनल वैल्यू का मतलब है कि अगर ओवरऑल आप देखते हैं कि जैसे पूरे पाकिस्तान के लोगों में आयरन की कमी होती है, तो हम गंदम के अंदर एक ऐसा जीन लगा दें जिससे उसके अंदर आयरन की प्रोडक्शन स्टार्टअप हो जाए। तो बेसिकली हम ये क्या कर रहे हैं, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स डाल रहे हैं। तो किसी भी किस्म का न्यूट्रिएंट्स आप जिंक डाल सकते हैं, आयरन डाल सकते हैं, मतलब कॉपर समटाइम होती है, डेफिसिट होती है, या किसी भी किस्म का कोई और एलिमेंट जो कि कम है किसी भी पॉपुलेशन में, हम उसकी क्रॉप्स में डाल देते हैं ताकि उन लोगों की ज़रूरत पूरी हो जाए, न्यूट्रिशनल ज़रूरत पूरी हो जाए, ठीक। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर ना बहुत से बायोटेक्नोलॉजिकल सेंटर काम कर रहे हैं। मेजर इंस्टीट्यूट में निब्जी एंड नायाब ही हैं, बाकी सीमाब है, किबजी है, ASA भी है, ये सारे इसके वो हैं। आई हैव पर्सनली विजिटेड निब्जी इन फैसलाबाद में हमने निब्जी को विज़िट किया, और इसके जो डायरेक्टर हैं, जो इसके बड़े हेड थे, वो बेसिकली हमारे प्रोफेसर थे, तो हमने निब्जी को विज़िट किया और बहुत अच्छा बायोटेक्नोलॉजिकल सेंटर है। इसका मैं आपको ना आगे एक वो भी बताऊँगी, एक कारनामा, बहुत इंपॉर्टेंट कारनामा भी बताऊँगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, यानी कि इस बायोटेक्नोलॉजी का क्या असर पड़ रहा है। तो हमारे पास इंक्रीज क्रॉप यील्ड हो रही है, यानी कि क्रॉप की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो रही है, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा आ रहे हैं। आल्दो पाकिस्तान में न्यूट्रिएंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम नहीं हो रहा, इसलिए आप देखते हैं कि जो देसी चीज़ होती है उनके न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं। जिनके अंदर कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो जाए या जो कहीं पर हाइब्रिड बन जाए, उसकी ना खुद ही न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन बाहर के मुल्कों में इसके ऊपर काम हो रहा है और ज़्यादा न्यूट्रिशनल चीज़ें वो लोग खा रहे हैं, ठीक है। पेस्ट रेजिस्टेंस क्या है कि किसी भी पौधे के अंदर हम कुछ ऐसे जीन्स लगा दें कि अगर उसके ऊपर कोई कीड़ा आके बैठे तो पौधे के अंदर से कुछ ऐसे कंपोनेंट्स निकलें जो उस कीड़े को मार दें। इससे क्या होगा कि हमें जो पेस्टिसाइड्स होती है ना, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, ये जितने भी स्प्रेज होते हैं जो फसलों पे किए जाते हैं, वो हमें नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि उनकी जो शेल्फ लाइफ है वो बहुत ज़्यादा है, और वो बाद में उस फसल का हिस्सा बन सकते हैं, वहाँ पे मौजूद पानी का हिस्सा बन सकते हैं या सॉइल का हिस्सा बन सकते हैं, और वो नुकसान पहुँचाते हैं। यानी कि वो जो पेस्टिसाइड है वो जहर है बेसिकली। अगर वो किसी तरीके से पौधे के अंदर चला गया, वहाँ पे मौजूद पानी के अंदर, या वो ज़मीन के अंदर चला गया और ज़मीन के अंदर वाले पानी के साथ मिल गया, तो इंसानों के लिए वो ख़तरनाक हो सकता है।
इसलिए साइंसदान वगैरह ये सोचते हैं कि इस तरह के जो जहरीली मवाद हैं वो कहीं पर भी फसलों पर ना छिड़के जाएं, तो पौधे को ही इस काबिल बना दिया जाए कि वो कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज़ करे अपने एनवायरनमेंट में, ताकि पेस्ट जो है, कोई भी कीड़ा, कोई भी चीज़ फसलों को नुकसान ना पहुंचा सके। इंक्रीज टॉलरेंस टू ड्राउट एंड सॉलिनिटी। अच्छा, कुछ स्ट्रेस बायोटिक होते हैं, कुछ ए बायोटिक होते हैं। बायोटिक स्ट्रेस में जैसे ये पेस्ट आ गया, यानी जिंदा चीज़ है ना जिसने फसलों के ऊपर स्ट्रेस रखी हुई है, ठीक है। एबायोटिक में ड्राउट एंड सॉलिनिटी आ जाती है। ड्राउट कहते हैं जब पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाए। अगर फसलों में पानी की बहुत कमी हो जाएगी तो फसलें उसके साथ कैसे कोप अप करेंगी, फसलें मुरझा जाएंगी या मर जाएंगी। इससे बेहतर है कि हम उन्हें एक ऐसा जीन प्रोवाइड कर दें इस बायोटेक्नोलॉजी की मदद से कि वो कम पानी के साथ भी गुजारा कर सकें या पानी को स्टोर करके रख सकें। इसी तरह सॉलिनिटी है, आपने देखा होगा कि ऐसी जगह जहाँ पर समंदर होता है या ओशन होते हैं, उधर ओशन जो वाटर होता है उसके अंदर बहुत हाई कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट होती है। उस हाई कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो पानी है वो आसपास के पौधों को लगाया जाना चाहिए, लेकिन इशू क्या होता है कि जब हाई सॉल्ट वाटर लगाया जाता है तो जो सॉल्ट कंसनट्रेशन होती है वो पौधे को इफेक्ट करती है। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या कर रही है, बायोटेक्नोलॉजी उसी पौधे को कुछ ऐसे जीन्स दे रही है जिन जीन्स की मदद से वो इस हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन को बर्दाश्त कर सकते हैं। अदरवाइज आपने देखा होगा अगर आप भी ज़्यादा नमक खा जाए आपकी बॉडी के अंदर ना आपके सेल्स ड्राई आउट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए सॉलिनिटी अच्छी नहीं होती, लेकिन अगर इस पौधे के पास बायोटेक्नोलॉजी की मदद से कुछ ऐसे जीन्स हुए जो कि हाई सॉल्ट स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सकें तो फिर ये बहुत अच्छा हो जाएगा। अब जैसे कॉमन आप देखेंगे नारियल के अंदर एक ऐसा जीन है जो कि हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन को बर्दाश्त करता है। यही वजह है कि नारियल जो है वो आपको समंदरों के आसपास मिलते हैं। लेकिन अगर हम नारियल का वो वाला जीन जो सॉल्ट को बर्दाश्त कर रहा है, वो वाला जीन अगर गंदम में हम ट्रांसफर कर दें और समंदरों का पानी गंदम को लगाना शुरू कर देंगे तो गंदम को कुछ नहीं होगा। अदरवाइज अगर वैसे आप गंदम को लगाएंगे बगैर जीन ट्रांसफर किए तो मे भी गंदम मर जाए। लेकिन हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन को मेंटेन करने के लिए अगर हम सॉलिनिटी वाले जीन्स दे दें तो ये जी गंदम के लिए अच्छा होगा, ठीक है। ये कहीं कहीं एक्सपेरिमेंट इस तरह के साइंसदानों ने किया। खैर, नेक्स्ट हमारे पास है अच्छा हेलोफिलिक। ऐसे पौधे जो हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन में रह सकें उनको हम हेलोफाइल्स कहते हैं। HALOPHIL हेलोफाइल्स, PHILES हेलोफाइल्स, ठीक है। हेलोफिलिक प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन में रह सकें। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है इसकी GM क्रॉप्स हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का मतलब ये है, जिस तरह मैंने अभी एग्जांपल दी कि हम ड्राउट रेजिस्टेंट जीन किसी के अंदर डालेंगे तो कम पानी की केस में भी वो पौधा रह लेगा एनवायरनमेंट के साथ। फिर इसी तरह से हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन कहीं पर होगी और पौधे के अंदर अगर सॉलिनिटी जीन्स हुए, हेलोफिलिक जीन्स हुए तो वो रह सकेगा। तो हमने क्या किया, जेनेटिक मेकअप को चेंज किया या मॉडिफाई किया। तो इस ऐसे क्रॉप्स जिनको हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड किया है, जीन्स उसके चेंज किए हैं, उसको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कहेंगे। इसमें यही सारी चीज़ें जो ऊपर मैं आपको पढ़ा रही थी। फिर नीचे हमारे पास जो GM क्रॉप्स हैं उनमें वीट है, राइस है, मेज़ है, शुगर कैन है, ठीक है। इन सब में शुगर कैन में ख़ास तौर पे जिस तरह हमने लास्ट टाइम जो है वो रेड रॉट पढ़ा था, एक सुर्ख किस्म का निशान आ जाता है शुगर कैन के ऊपर, तो उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट देने के लिए हम इसको जीन्स दे देते हैं, ऐसी जीन्स जो ये खुद अपना इलाज कर सके, ठीक है। यहाँ पर देखें बहुत सी और एग्जाम्पल्स हैं जिनको जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया, जिसमें कॉटन, कॉर्न, पोटैटो, सोयाबीन, रैपसीड, शुगर बीट, एप्पल, पपाया, टोमेटो, ये सारे जो है वो हमने इनको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास पाकिस्तान में जो एक एग्जांपल है दैट इज़ ऑफ BT कॉटन, और BT कॉटन सबसे सक्सेसफुल कॉटन है पाकिस्तान में, ठीक है। अब हुआ क्या, इस BT कॉटन को शुरू में ना क्या हुआ कि 1-2 साल ना फसलें जब निकली तो फसलों में जो मौजूद कीड़े थे उसने इस कॉटन के पौधे को खाना शुरू कर दिया और कॉटन का पौधा रजिस्ट नहीं कर पाया और कॉटन के पौधा मरने शुरू हो गए और बहुत ज़्यादा फसलें तबाह हुई। तो साइंसदानों ने क्या किया, साइंसदानों ने एक जीन दरियाफ्त की और वो जीन क्या थी, वो जीन कीड़ों को मार देती थी, ठीक है। कैसे कीड़ों को मार देती थी, ये एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस thuringiensis। बैसिलस thuringiensis बेसिकली एक ऐसा बैक्टीरिया जो एक ऐसा केमिकल रिलीज करता है अपने एनवायरनमेंट में जिसकी वजह से जो जानवर है ना छोटे छोटे, ये जो कैटरपिलर्स हो गए, ये जो इस तरह के बीट्स हो गए, ये मरना शुरू हो जाते हैं। ये ऐसा टॉक्सिन रिलीज करता है अपने एनवायरनमेंट में। तो इसका जीन इस बैक्टीरिया से लिया गया और ट्रांसफर किया गया इस कॉटन के अंदर। अब देखा ये गया कि जैसे ही कॉटन ग्रो करवाई गई, BT कॉटन ग्रो करवाई गई, तो उसने एक केमिकल रिलीज़ किया जिसका नाम है BT टॉक्सिन। BT टॉक्सिन जैसे ही रिलीज़ हुआ तो कीड़े वगैरह क्या हुआ, कीड़े दूर जाना शुरू हुए, एक तो इस फसल से और दूसरा वो इस फसल पर आकर मतलब अपना असर नहीं दिखा सके,
ठीक है। तो अब ये 3 डिफरेंट तरह के कीड़े थे, बॉल वर्म्स, कॉटन फ्लाइज एंड वायरसेस। तो इन तीनों से जो है वो फसल बच गई। तो बीटी कॉटन बहुत सक्सेसफुल कॉटन है और बहुत लंबे अरसे तक जो है वो इससे बचाया गया। अब देखें पहला क्या है कि प्रोड्यूस इट्स ओन पेस्ट किलिंग टॉक्सिन, कि ये खुद ही पेस्ट को किल करने के लिए टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। अब इसमें रिड्यूस यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड। अब केमिकल अगर इनके ऊपर छिड़काव किया जाता क्या होता, उन केमिकल्स का बहुत बड़ा नुकसान है, वो ज़मीन को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ज़मीन से अगर पानी आ जाए, मतलब बारिश आ जाए, बारिश का पानी अपने साथ बहा के ले जाएगा और जिस जगह भी लेके जाएगा उधर नुकसान होगा। जैसे मैं आपको मिसाल देती हूँ कि यहाँ पर बारिश आई है, अगर इस जगह पर मैंने कोई केमिकल छिड़का हुआ है ना, पहले कोई स्प्रे छिड़का हुआ है, तो वो बारिश अपने पानी के साथ बहा के किसी नदी, नाले, दरिया, समंदर में लेके जाएगा, या किसी जहाँ पे लोग रह रहे हैं वहाँ पे जानवर वगैरह पानी पी रहे हैं वहाँ पर लेके जाएगा। दोनों सूरतों में वो जो केमिकल है वो वहाँ तक चला जाएगा और सबको नुकसान पहुँचाएगा। तो इससे बेहतर है कि हम जेनेटिकली चीज़ों को मॉडिफाई कर दें और इससे नुकसान ना हो। अब यहाँ से क्या हुआ कि इंक्रीज़ हुई इसकी प्रोडक्टिविटी। फाइबर भी कॉटन का अच्छा निकलना शुरू हुआ, इसके ऑयल का सीड भी अच्छा निकलना शुरू हुआ। और सीड जैसे ही अपना ऑयल छोड़ता है ना, तो पीछे जो सीड का बुरादा या सीड का जो बूरा पीछे रह जाता है उसको बेसिकली सीड केक बोलते हैं, जो एनिमल्स की या फिशेस की जो है वो फीड, फिश की फीड बन गई। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है शुगर कैन। तो शुगर कैन को भी जिस तरह हमने कॉटन को जेनेटिकली मॉडिफाई किया, इस तरह से शुगर कैन को भी मॉडिफाई किया और शुगर कैन में रेजिस्टेंस आ गई। अब रेजिस्टेंस किसके अगेंस्ट आ गई, जो उसके ऊपर चीज़ें असर आकर करती थी, जैसे इंसेक्ट आकर अटैक करते थे, या कोई भी इसको फंगल बीमारी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी, तो वो इंसेक्ट को जो है वो ये शुगर कैन के केमिकल्स मार देते हैं अगर हम इसको जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जीएम क्रॉप्स इन पुअर सॉइल कंडीशंस। अगर सॉइल की कंडीशन अच्छी ना हो तो क्या होगा कि पौधे अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम इन्हीं पौधों के अंदर ऐसे जीन्स डाल दें जो इस डेफिशिएंसी के अगेंस्ट जाकर ग्रो कर सकें, डेफिशिएंसी की मौजूदगी में भी जाकर ग्रो कर सकें, इनको हम कहेंगे जीएम क्रॉप्स। जैसे कि एग्जांपल है वीट है, शुगर कैन एंड पोटैटोज है। ग्रो वेल एंड फॉस्फेट डेफिसिट सॉइल। अब वैसे फॉस्फेट की कंसनट्रेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए किसी ज़मीन में टू ग्रो दिस प्लांट्स, लेकिन अगर हम इसकी जेनेटिक चेंज कर दें और इसको फॉस्फेट की ज़रूरत ही महसूस ना हो तो क्या होगा कि फॉस्फेट जिस सॉइल में कम होगा उस सॉइल में भी ये ग्रो कर जाएगा। यानी कि रिड्यूस फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट, यानी कि फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट ये कम कर देता है और हाई कंसंट्रेशन या हाई यील्ड प्रोवाइड करता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास कुछ और भी ऐसी चीज़ें, ये तो सिर्फ हमने पढ़ा ना, पहले वाले केस में हमने पढ़ा कि कुछ वायरसेस या कुछ इंसेक्ट्स या पेस्ट के अगेंस्ट पौधा जो है वो बढ़ रहा है। दूसरे केस में हमने ये पढ़ा कि फंजाई के अगेंस्ट पौधा बढ़ रहा है। तीसरे केस में हमने ये पढ़ा कि न्यूट्रिएंट्स भी डेफिसिट हों तो भी पौधा बढ़ रहा है। अब आगे देखें तो कहीं पर पौधे को पानी भी कम मिलेगा, कहीं पर पौधे को हीट भी ज़्यादा मिलेगी, कहीं पर पौधे को ठंड ज़्यादा मिलेगी और कहीं पर पौधे के आसपास सॉल्ट की कंसंट्रेशन हाई होगी। तो ये सारी एबायोटिक स्ट्रेसेस हैं। इसके पीछे हमने जो पढ़ी, यहाँ पर फंजाई का अटैक था, यहाँ पर बैक्टीरिया का अटैक था, किसी वायरस का अटैक था, किसी इंसेक्ट का अटैक था, ये बायोटिक स्ट्रेस है। लेकिन इसके आगे जो हम पढ़े ये एबायोटिक स्ट्रेसेस हैं, ठीक है, जिसमें हम कहते हैं कि पानी की कमी हो जाए, हीट बहुत ज़्यादा हो। आपने देखा होगा कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, लेकिन अगर हम ये क्रॉप्स के अंदर रेजिस्टेंट जीन डाल दें जो हीट के अगेंस्ट रेजिस्टेंट है, तो क्या होगा, वो पौधा हाई हीट में भी सर्वाइव करेगा, हाई हीट उसके ऊपर इफेक्ट नहीं करेगी। फ्रॉस्ट यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड, तो ऐसे पौधे के अंदर जीन्स डाल दिए जाएं जो बहुत ज़्यादा ठंड में भी रह सकते हैं, तो क्या होगा, पौधा उसी ठंड में रह लेगा। नेक्स्ट हमारे पास है जीएम वीट रेजिस्टेंट टू हर्बिसाइड्स। अगर हर्बिसाइड्स इसे भी आपने देखा होगा अक्सर कि छोटी छोटी जड़ी बूटियाँ ना अच्छी नहीं होती पौधों के लिए। यानी जड़ी बूटियाँ क्या करती हैं, सारा का सारा न्यूट्रिशन ले लेती हैं सॉइल का, और पीछे क्या रह जाता है, पीछे कुछ भी नहीं रहता, जो मेन क्रॉप होती है उसकी कमज़ोरी का बायस बनती हैं। लेकिन फिर जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, हर्बिसाइड्स डालते हैं। हर्बिसाइड्स कहते हैं हर्ब की किलिंग की मेडिसिन। लेकिन अगर ये हर्ब की किलिंग की मेडिसिन डालेंगे तो क्या पता उसका असर मेन क्रॉप को भी होना शुरू हो जाए। तो हम क्या करते हैं, मेन जो क्रॉप है, जैसा कि यहाँ पर वीट लिखी हुई है, मेन क्रॉप के अंदर कुछ ऐसे जीन्स डाल देते हैं कि जो इस हर्बिसाइड के अगेंस्ट रेजिस्टेंट होते हैं, तो इस वजह से इस हर्बिसाइड का इफेक्ट इस वीट को नहीं पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कुछ और जीएम क्रॉप्स हैं जिसमें टोमेटोज एंड चिलीज आ जाते हैं। वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं। बीटी कॉटन है जिसमें जो जीन थी वो CRY1AC जीन थी, और यहाँ पर देखें इस जीन को डालने से बीटी कॉटन के अंदर क्या क्या रेजिस्टेंट आई, पेस्ट के अगेंस्ट, वायरसेस के अगेंस्ट, कॉटन फ्लाइज के अगेंस्ट एंड बॉल वर्म्स के अगेंस्ट। शुगर कैन के अंदर CRY1A एंड CRY2A डाली गई जीन, तो इससे क्या हुआ कि इसके अंदर भी रेजिस्टेंट आ गई, तो ये अब शुगर कैन बचना शुरू हो गया इंसेक्ट से। ठीक है, शुगर कैन टॉप बोरर इंसेक्ट है।
नेक्स्ट हमारे पास 3 और चीज़ें लिखी हुई हैं, शुगर कैन, वीट एंड पोटैटोज, और इनके अंदर AVP1 जीन डाली गई बैक्टीरिया की, और इससे क्या हुआ कि बेशक इनको न्यूट्रिएंट्स की कमी हो, जैसा कि यहाँ पर फॉस्फेट डेफिशिएंसी लिखा हुआ है, बेशक फॉस्फेट डेफिशिएंसी हो, लेकिन उस केस में भी इसने ग्रो करना शुरू किया। नेक्स्ट हमारे पास EPSPS जीन है बैक्टीरिया की, जिसने रेजिस्टेंट किया हर्बिसाइड। तो ये स्पेसिफिक एग्जांपल है जो आप कोट करेंगे अपने शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस में। तो ये आपने जस्ट याद करना है, इसमें कोई साइंटिफिक टेक्निक नहीं है, जस्ट आपने इनको याद करना है कि कौन सी जीन थी और किसके अंदर इस्तेमाल हुई और किसके अगेंस्ट इस्तेमाल हुई। जैसे ये BT कॉटन है तो जीन इसकी थी CRY1AC, और ये किसके अगेंस्ट इस्तेमाल हुई, ये वायरसेस कॉटन एंड फ्लाइज में इस्तेमाल हुई, और किस में इस्तेमाल हुई, ये BT कॉटन में इस्तेमाल हुई। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है न्यूट्रिशनल कंटेंट इंक्रीज करना। तो हमने बायो फर्टिलाइजर्स बनाए, बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, इनको जो कि किसी भी सॉइल की न्यूट्रिशनल कंटेंट को इजाफा करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी इंप्रूव न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड क्रॉप प्रोसेस इज कॉल्ड बायो फोर्टिफिकेशन। इस प्रोसेस को जब हम किसी भी सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को बढ़ा देते हैं या किसी भी प्लांट के न्यूट्रिएंट्स को बढ़ा देते हैं, इसको बायो फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। अब बायो फोर्टिफिकेशन में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन A, आयरन, जिंक, ठीक है। और ये किस किस में बढ़ाया है अभी तक, राइस, मेज एंड वीट में। जैसे आपको ये ना डिफरेंट वराइटीज़ मिलेंगी, ये वराइटीज़ किसकी हैं, ये वीट की वराइटीज़ है, और वीट की वराइटीज़ 2016 में इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बढ़ाए गए, उसको जिंकोल कहा गया। फिर 2019 में बढ़ाया गया, उसको अकबर कहा गया। फिर 2021 में बढ़ाया गया, उसको नवाब कहा गया। ये डिपेंड करता है, ये पाकिस्तानियों ने ना खुद ही नाम रखना शुरू कर दिए। फिर तरनाब गंदम 1 के नाम से एक इंट्रोड्यूस करवाएगी, फिर तन्नाब रहबर के नाम से इंट्रोड्यूस करवाएगी। तो बायो फोर्टिफाइड नस्ल है ये बायो फोर्टिफाइड फसल है, जिसके अंदर खुद से जो है वो विटामिन A, आयरन और जिंक बढ़ाया गया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या देखा गया, 40% ज़्यादा जिंक हो गई इस वजह से। अब इन्होंने किया क्या होगा, बहुत आसान सी बात है, ऐसा बैक्टीरिया जो जिंक प्रोड्यूस करता है उसका वो जीन निकाला गया और इस फसल के अंदर डाल दिया गया। तो देखा गया कि ये फसल कितनी ज़्यादा जिंक प्रोड्यूस कर रही है, तो वो जीन, क्योंकि उस जीन का काम ही जिंक प्रोड्यूस था, तो यहाँ पर भी उसने जिंक प्रोड्यूस किया और लोगों के अंदर जिंक डेफिशिएंसी नहीं हुई। नेक्स्ट हमारे पास है डिजीज़ रेजिस्टेंट क्रॉप। डिजीज़ रेजिस्टेंट क्रॉप का मतलब ये है कि किसी पौधे के अंदर हम ऐसे जीन्स डाल दें जिसके अंदर डिजीज़ से लड़ने की सलाहियत आ जाए और वो उस डिजीज़ से असरअंदाज ना हो। सबसे पहले हमारे पास रस्ट रेजिस्टेंट वीट इन पाकिस्तान। हमने रस्ट एंड स्मट की डिजीज़ पढ़ी है पिछले चैप्टर में, आपको अगर नहीं समझ में आया वहाँ से जाके देख लें। अभी जस्ट मैं इसको एक सिंपल डिजीज़ ले रही हूँ, और डिजीज़ ने क्या किया, इस डिजीज़ से जो है वो 2 वैराइटीज़ पर उपयोग की गई, शहर एंड पंजाब 2006 एंड 11 में। तो इसने क्या किया कि इसने ओवरऑल वीट की प्रोडक्शन को हाई कर दिया, यानी रस्ट की बीमारी इस वीट को नहीं लगी। इसी तरह से ड्राउट एंड सैलिनिटी के लिए एग्जाम्पल ये है कि पाकिस्तान में, क्योंकि आपको पता है कि बारिशें कम होती हैं जब एक्चुअल में पौधों को बारिश चाहिए, इसी तरह से पाकिस्तान में जो साहिली इलाका है उसके आसपास सॉल्ट कंसनट्रेशन बहुत हाई है, क्योंकि वहाँ पे ना वहाँ पे समंदर है और समंदर के अंदर सॉल्ट कंसनट्रेशन ऑटोमेटिकली हाई होती है। तो इरेगुलर रेनफॉल की वजह से, या कहीं पर बहुत ज़्यादा सैलाब आ जाए उसकी वजह से, या ड्राउट हो जाए, वाटर की कमी हो जाए, वाटर स्कार्सिटी कहते हैं पानी की कमी को, या कहीं पर सॉल्ट बहुत ज़्यादा हो, या वाटर लॉगिंग कहते हैं कि पानी बहुत ज़्यादा हो जाए। तो पानी बहुत कम हो, बारिशें ना हो, या पानी बहुत ज़्यादा हो जाए, या पानी के साथ साथ सॉल्ट कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाए, इस सारे के अगेंस्ट जो है वो जीन्स अवेलेबल हैं। हम किसी भी बैक्टीरिया, किसी प्लांट या किसी और चीज़ से जीन लेंगे, निकालेंगे, इस पौधे के अंदर डाल देंगे। ये पौधा क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग अपनी चीज़ें प्रोड्यूस करेगा, और एंड पे जो हमारे पास फसल निकलेगी वो डिजीज़ रेजिस्टेंट होगी, मतलब उसके अंदर बीमारी फैलाने वाले कोई भी जानदार नहीं होंगे। ठीक हो क्या। स्ट्रेस टॉलरेंट क्रॉप में जो बेसिक इनकी डेवलपमेंट थी वो ड्राउट एंड सॉलिनिटी के अगेंस्ट थी। ड्राउट कहते हैं पानी की कमी को, और सॉलिनिटी कहते हैं हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन को। अच्छा, सिर्फ पौधों के अंदर ये डेवलपमेंट नहीं हुई, बल्कि लाइफ स्टॉक के अंदर भी। लाइफ स्टॉक में क्या चीज़ आ जाता है, मुर्गियाँ आ जाती हैं, गाय भैंसें आ जाती हैं, इस तरह की चीज़ें जो ज़िंदा हैं लेकिन हमारे लिए डेयरी के प्रोडक्ट्स हम कर रहे हैं, मीट प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो रही है। तो आपने देखा होगा कि कुछ मुर्गियाँ सिर्फ अंडे देती हैं, और एक दिन में क्या पता वो 5-5 अंडे दें, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है। और कुछ मुर्गियों से सिर्फ हम सिर्फ उनका मीट लेते हैं। जैसे आप चिकन को देखते हैं कि कितनी जल्दी वो ग्रो कर जाता है, कितनी जल्दी वो बड़ा हो जाता है। ऑल दिस इज़ बिकॉज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, ज़्यादा दूध देने वाली गाय अलग तरह की होंगी, ज़्यादा गोश्त देने वाली गाय या बैल अलग तरह के होंगे। ठीक है, भैंसों को भी यही चक्कर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बेसिकली हेल्प आउट कर रही हैं इंसानों को, ताकि वो कॉप अप कर सकें आने वाले जो हाई पॉपुलेशन सिनेरियोज हैं उनको। सो अगर इनसे हमने प्रोडक्ट्स लेने हैं, वी नीड टू मेक देम डिजीज़ रेजिस्टेंट, और इनके अंदर मुख्तलिफ बीमारियाँ आती हैं, जैसा कि मुर्गियों के अंदर या जानवरों के अंदर मुख्तलिफ बीमारियाँ आती हैं, और उन बीमारियों से इनको हमें
बचा के रखना है। सो उनको बचाने के लिए हम क्या करेंगे, हम डिजीज रेजिस्टेंट जीन इनको दे देंगे, ठीक है, डेयरी एनिमल्स को एंड पोल्ट्री ब्रीड्स को। नेक्स्ट हमारे पास है फूड प्रोसेसिंग। तो फूड प्रोसेसिंग ये मुझे बहुत अच्छा लगा था ये साइड वाला कि फूड प्रोसेसिंग इज़ नॉट ऑलवेज द प्रोसेस्ड फूड, क्योंकि प्रोसेस्ड फूड में आप क्या कर रहे हैं, केचप बना रहे हैं, लेकिन फूड प्रोसेसिंग के अंदर आप टोमेटो का वो ब्रीड लेकर आ रहे हैं जो कि पेस्ट रेजिस्टेंट है, जिसके अंदर सीड्स बहुत कम है और जिसका पल्प बहुत बड़ा है, ताकि आप लोग ज़्यादा पॉपुलेशन को कॉप अप कर सकें। तो केचप इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ ऑब्वियसली, लेकिन टोमेटोज विद प्रोसेसिंग विद फूड प्रोसेसिंग इज़ गुड, ठीक है, क्योंकि आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती जा रही है और यू कैन नॉट हैव द देसी टोमेटोज ऑल द टाइम। सॉरी, मैं इसको पोटैटो कह रही हूँ। तो इसी तरह बाकी सब फ्रूट्स के साथ भी यही चीज़ है, बाकी सब वेजिटेबल्स के साथ भी यही चीज़ है। प्रोसेस्ड फूड का मतलब ये है कि हम इस फूड को प्रोसेस करें। जैसे मिसाल दे रही हूँ मैं आपको कि आपने शुगर कैन लिया, मे बी वो ठीक हो आपके लिए, उसमें फाइबर्स हैं, उसमें आयरन है, विटामिन ए है एंड ऑल दैट स्टफ, लेकिन अगर आपने उसको चीनी में कन्वर्ट किया तो चीनी आपके लिए अच्छी नहीं है, ठीक है। अब आप शुगर कैन के अंदर पेस्ट रेजिस्टेंट या डिजीज़ रेजिस्टेंट जीन लेकर आ रहे हैं ताकि शुगर कैन की जो यील्ड है, वो प्रोडक्शन है, वो ज़्यादा हो सके। इट डजेंट मीन के वो आपके लिए ख़तरनाक है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसी शुगर कैन को, ये फूड प्रोसेसिंग है जब मैं शुगर कैन को बीमारी से बचा रही हूँ, लेकिन अगर आप उसी शुगर कैन को चीनी में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज़ अ प्रोसेस्ड फूड, ठीक है। तो प्रोसेस्ड फूड आपके लिए ठीक नहीं है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। अच्छा खैर, तो ये बायोटेक्नोलॉजी हमें फूड सेफ्टी के बारे में सिखा रही है, न्यूट्रिशनल क्वालिटी के बारे में और शेल्फ लाइफ के बारे में। फूड सेफ्टी का मतलब ये है कि मतलब दोनों तरीक़ों से, ये इंसानों के लिए भी ठीक है, इंसानों के लिए कुछ एलर्जेंस होते हैं वो सब चीज़ें, और पौधों के लिए इन इट सेल्फ भी। न्यूट्रिशनल क्वालिटी में न्यूट्रिएंट्स इजाफा करें और शेल्फ लाइफ में उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ा रहे हैं, ठीक है। जैसे अभी आप देखते हैं कि इस तरह की कोई ब्रीड्स आ गई हैं जो लंबे अरसे तक ख़राब नहीं होती, ठीक। फिर हम इनकी वजह से ही एंजाइम्स बना रहे हैं, प्रोबायोटिक्स बना रहे हैं। एंजाइम्स आपको पता है कि किसी भी रिएक्शन को प्रोसेस करने में हेल्प आउट करते हैं। प्रोबायोटिक्स क्या है कि जो आपके बैक्टीरियाज हैं, गुड बैक्टीरियाज, उनको हम प्रोबायोटिक्स कह रहे हैं, ठीक है। फिर हमारे पास टाइप्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़, प्राइमरी एक्टिविटीज़ या सेकेंडरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ में फूड प्रोसेस में ग्रेडिंग, स्लाइसिंग, फ्रीजिंग आ जाता है, यानी कि आपने किसी भी चीज़ को, जैसे मटर के दाने छील के आपने दाने साइड पे कर दिए, ठीक है। सेकेंडरी प्रोसेसिंग में आपने पैक कर दिया, पास्चराइजेशन कर दी। पास्चराइजेशन क्या है कि किसी भी चीज़, जैसे मिल्क पास्चराइजेशन होती है, आप दूध को उबालते हैं, उसे बैक्टीरिया से बचा रहे हैं, विच मीन्स आप मिल्क को पास्चराइज कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास फूड प्रिजर्वेशन, यानी फूड को आप प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं, ये कुछ टेक्निक्स। आप उसको कैन में बंद कर देंगे, जैसे कैन फूड आपने देखा, आप उसको रेफ्रिजरेट कर दोगे, इरिडिएशन उसकी कर दोगे, पास्चराइजेशन कर दोगे, या फिर आप ड्राई कर दोगे उसको बहुत ज़्यादा। जैसे आपने पुराने ज़माने में देखा था कि गोश्त को बहुत ज़्यादा खुश्क कर देते थे और खुश्क होने की वजह से गोश्त जो है वो ख़राब नहीं होता था। फिर इसी तरह से स्मोकिंग, स्मोकिंग इज़ उसको धुआं देना, सॉल्टिंग इज़ उसको हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन देना, जैसे आप अचार वगैरह में देखते हो। फिर फर्मेंटेशन का प्रोसेस है। फर्मेंटेशन का प्रोसेस अचार के अंदर ही होता है, जहाँ पर आप जो बैड बैक्टीरियाज हैं वो दूर हो जाते हैं और ये गुड बैक्टीरियाज आपकी गट के लिए बहुत अच्छे हैं, आपके स्टमक के लिए, आपकी गट के लिए बहुत अच्छे हैं। फूड को आप प्रिपेयर कर देते हो, जैसे आप ग्राइंड कर रहे हो, जैसे दाने जल्दी ख़राब हो जाएंगे, आप उसको ग्राइंड करोगे तो मे बी वो लंबे अरसे तक आटा आप रख सकें, ठीक है। कुकिंग फूड, वैसे ही इस चीज़ का, जो मैंने आटे वाली बात की, इस चीज़ का मुझे श्योरिटी नहीं है, लेकिन जो दाना है उसको घुन जल्दी लग जाता है, ठीक है। और अगर आटा है आप उसको बिल्कुल कैन के अंदर महफूज रखेंगे तो वो ख़राब नहीं होगा। फूड सेफ्टी में देखो मेन फोकस है फूड प्रोसेसिंग के ऊपर, इसमें कंटेमिनेशन ना आए फूड के अंदर, फूड सेफ रहे, ठीक है। और इट शुड बी सेफ टू ईट, यानी कि इंसानों के लिए भी वो सेफ हो और फूड के अपने लिए भी वो सेफ हो। अपने लिए मीन्स कि वो खुद फूड ख़राब ना हो जाए। फिर वैल्यू एडिशन क्या है कि हम प्रोटीन रिच फूड कर लें, ठीक है, डेवलपमेंट कर लें ऐसे खुराक की जिसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा हो, ठीक है। इसी तरह वाइटामिन या मिनरल ज़्यादा हो, पीछे हमने विटामिन ए एंड आयरन की एग्जांपल पढ़ी है। इसी तरह से कुछ फूड ऐसे होते हैं जिनके अंदर फूड एडिटिव्स डाले जाते हैं, फिर फ्लेवर डाले जाते हैं, अरोमास डाले जाते हैं, जैसे आपने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर देखा होगा, मैंगो फ्लेवर देखा होगा। फूड कलर्स जैसे येलो वगैरह वगैरह, रेड येलो वगैरह वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल को पीछे मैं पढ़ा चुकी हूँ। इसमें यह होता है कि हम किसी भी फसल को पेस्ट से बचाने के लिए, इंसेक्ट से बचाने के लिए उनके ऊपर किसी किस्म का छिड़काव करते हैं। उससे बेहतर यह है कि हम उस पौधे को पेस्ट रेजिस्टेंट बना दें, उसके अंदर कुछ ऐसे जीन्स डाल दें कि वो ऑटोमेटिकली पेस्ट से बच जाए और इंसानों की सेहत के लिए ठीक रहे। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी। मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं जो कि हमारी हेल्प कर रही हैं। इवन आप जितनी भी मेडिसिन्स देखते हैं उनमें मैक्सिमम मेडिसिन्स मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी की वजह से हम यूज़ करते हैं।
इसमें दो चीज़ें हैं, पहली चीज़ है डायग्नोस्टिक्स, दूसरी चीज़ है ट्रीटमेंट। तो डायग्नोस्टिक का मतलब यह है कि हम किसी बीमारी को जानेंगे कैसे, पता कैसे चलेगा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर बीमारी क्या है। और ट्रीटमेंट में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, जिनमें मेडिसिन आ जाते हैं, सिरप्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़ इसका पहला टॉपिक है। डायबिटीज़ आपको पता है कि टाइप 1 या टाइप 2 की हो सकती है। दोनों केसेस में इंसुलिन की कम अवेलेबिलिटी या इंसुलिन की रेजिस्टेंस की वजह से बॉडी ठीक से ग्लूकोज को इस्तेमाल नहीं कर सकती और बॉडी कम एनर्जी फील कर रही होती है ऑल द टाइम। तो इस बीमारी को जितनी जल्दी डायग्नोस किया जाएगा उतनी जल्दी इसके ऊपर काबू पा लिया जाएगा। तो इसकी डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से कुछ ऐसे बायोसेंसर्स तैयार हुए हैं जो इस बीमारी को पहले से डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, बहुत कम वक्त में डिटेक्ट कर लेते हैं, जिनको हम ग्लूकोज मॉनिटर्स कहते हैं, ठीक है। आजकल छोटी छोटी चिप्स भी आई हुई हैं जो हम बाजू के साथ लगाते हैं और वो हमें पूरा मतलब ग्लूकोज बताती रहती हैं दिन रात, ताकि पता चले कि ग्लूकोज की क्या कंसंट्रेशन है, ठीक है। अब ये ग्लूकोज मॉनिटर बेसिकली बायो सेंसर्स कहलाते हैं। बायो का मतलब है लाइफ, सेंसर मीन सेंस कर रहे हैं, ठीक है। अब ये बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें डिटेक्ट करते हैं, कुछ ऐसे ग्लूकोज को डिटेक्ट करते हैं, जैसे ही हम अपना ब्लड इसके ऊपर डालेंगे ये फ़ौरन से एक रीडिंग दे देगा। तो इस रीडिंग की वजह से क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि बॉडी के अंदर कितना ग्लूकोज है, ठीक है। इसमें भी मल्टीपल वैरायटीज़ हैं टेस्ट के अंदर, जैसे एक इसमें वो है जो HbA1c को डिटेक्ट कर रहा है। अब HbA1c क्या है कि ऐसा, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं वो पूरी बॉडी में 3 महीनों तक रहते हैं। अब ग्लूकोज क्या करता है, इन रेड ब्लड सेल के ऊपर ना आकर अटैच हो जाता है, ठीक है। तो ये HbA1c क्या करता है, इन रेड ब्लड सेल्स के ऊपर मौजूद ग्लूकोज को काउंट करता है, क्योंकि ये 3 महीने तक रहता है हमारी बॉडी में। 3 महीने बाद आपको पता है कि रेड ब्लड सेल्स दोबारा से बनते हैं बॉडी में, पिछले वाले रीजनरेट होते हैं। तो एवरेज जो है वो 2 से 3 महीने का अगर हमें ग्लूकोज की कंसंट्रेशन मालूम करनी हो तो HbA1c एसे के थ्रू किया जाता है। और HbA1c एसे मैंने आपको बता दिया वो एसे है जो कि ग्लूकोज मेजर करेगा, उन रेड ब्लड सेल्स के ऊपर मौजूद ग्लूकोज को मेजर करेगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कॉन्टिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइसेज हैं या चिप्स हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये रियल टाइम ग्लूकोज आपको प्रोवाइड करेंगी। ये आपके चिप के साथ लग जाती हैं, आपके बाजू के साथ एक चिप की फॉर्म में लग जाती हैं, और ये चिप क्या करती है, कॉन्टिन्यूसली आपके ब्लड के अंदर मौजूद ग्लूकोज को मॉनिटर करती है। और इस चिप के अंदर एक सेंसर होता है जो सेंस करता है। अब इसी चिप को हम अटैच कर देते हैं किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन के साथ। मोबाइल एप्लीकेशन में हमें पूरा ग्राफ बना हुआ आ जाता है कि ग्लूकोज कैसे जा रही है, या आपने अभी इंसुलिन लेनी है या नहीं लेनी, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है इंसुलिन प्रोडक्शन। तो अगर ये पिछले वाली थी डायग्नोसिस, हमने डायबिटीज़ की डायग्नोसिस की है कि किसके अंदर ग्लूकोज कितना है या इंसुलिन कितनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इंसुलिन प्रोडक्शन। इसका मतलब है अगर जिस बंदे के अंदर टाइप 1 डायबिटीज़ होगी, इंसुलिन की प्रोडक्शन कम है, पेंक्रियाज इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा, तो उस बंदे को हमने किसी ना किसी तरीके से इंसुलिन देनी है। तो इंसुलिन हम 2 तरीकों से देते हैं। नंबर 1 इज़ इंसुलिन प्रोडक्शन, नंबर 2 इज़ आर्टिफिशियल पेंक्रियाज। इंसुलिन प्रोडक्शन क्या है कि हम क्या करते हैं, किसी नॉर्मल बंदे, किसी हेल्दी बंदे के जीन को लेंगे। जैसे आपको ये सेल नज़र आ रहा है, इस सेल में एक नॉर्मल सेल नज़र आ रहा है, ठीक है। ये नॉर्मल सेल कहाँ से लिया गया है, ये एक नॉर्मल हेल्दी बंदे से लिया गया है जिसके अंदर इंसुलिन की प्रोडक्शन हो रही है। सॉरी, पेंक्रियास से नहीं लिया, ओवरऑल आप किसी बॉडी का भी सेल ले सकते हैं, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं हर किसी के अंदर पूरी इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो आप किसी नॉर्मल स्किन सेल भी ले सकते हैं, लेकिन इन्होंने जगह यहाँ पर पेंक्रियास सेल लेबल किया हुआ है। इसके अंदर कोई एक जीन होगा, वो जीन यहाँ से कट करेंगे। वो जीन क्या होगा, वो इंसुलिन बनाने का जीन होगा। वो जीन यहाँ से कट करेंगे और यहाँ पर आपके पास बैक्टीरियल सेल है। बैक्टीरियल सेल में प्लाज्मिड है, और प्लाज्मिड जो है वो इसके अपने DNA से अलग होता है, ठीक है, शॉर्ट सा सीक्वेंस होता है। इस प्लाज्मिड को भी हम कट करेंगे। इसका कट करने से बैक्टीरिया की अपनी नस्ल पर, बैक्टीरिया की अपनी ग्रोथ पे कोई असर नहीं पड़ता। इसको जब कट करेंगे तो इसके अंदर कौन सा जीन लगा देंगे जी, हम ये वाला, ये देखें छोटा सा पार्ट इन्होंने लगा दिया। अब क्योंकि इसने इस रेड को इधर ब्लू कर दिया, अदरवाइज इसको रेड होना चाहिए था और इस सारे को ब्लू होना चाहिए था, लेकिन खैर ये इसके साथ मिला दिया। अब ये जो प्लाज्मिड था अब ये क्या बन गया, रिकम्बिनेंट बन गया, क्योंकि इसके अंदर रिकम्बिनेशन किया हमने। टेक्निक इस्तेमाल हुई है कि नॉर्मल जीन इंसुलिन बनाने का इस बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया। अब जब बैक्टीरिया के अंदर ये जीन डाला इंसुलिन बनाने वाला, तो बैक्टीरिया ने क्या किया, वापस ये प्लाज्मिड बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया और बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए रख दिया। अब जितने ज़्यादा बैक्टीरियाज बनेंगे वो इस प्लाज्मिड के अंदर मौजूद इंसुलिन वाले जीन से इंसुलिन बनाना शुरू कर देंगे, और हम ह्यूमन इंसुलिन फिर पैक करके दवाइयों में इस तरह से, सॉरी बोतलों में इस तरह से देंगे शुगर पेशेंट्स को, ताकि उनकी जो इंसुलिन की कमी है वो पूरी हो सके। नेक्स्ट जो तरीका है वो है आर्टिफिशियल पेंक्रियाज। ये भी टाइप 1 डायबिटीज़ में। टाइप 2 डायबिटीज़ की जो भी ट्रीटमेंट है ना,
वो सारी है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़ की है कि हम इंसुलिन प्रोवाइड करें, क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन की कमी नहीं होती, उसमें इंसुलिन बहुत ज़्यादा होती है बॉडी के अंदर। जस्ट ये है कि इंसुलिन इस्तेमाल नहीं कर सकते सेल, उतनी ज़्यादा है लेकिन रेजिस्टेंट हो जाती है बॉडी, तो इसलिए इंसुलिन इस्तेमाल नहीं कर सकते। टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है कि आपका ना यहाँ पर बॉडी में यहाँ पर एक पंप लगा दिया जाता है, एक सेंसर लगा दिया जाता है। सेंसर क्या करता है, जैसे ही सेंस करता है कि बॉडी में इंसुलिन की कमी आई है, वो फौरन पंप क्या करता है, वो इंसुलिन इंजेक्ट अंदर करना शुरू कर देता है। ठीक है, इस तरह से एक लगा दिया जाता है सिस्टम। इसको हम आर्टिफिशियल पेंक्रियाज भी कहते हैं। ओके, ये पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल पेंक्रियाज। नेक्स्ट हमारे पास है कैंसर। तो जैसे कि एक नॉर्मल सेल है, अगर एक नॉर्मल सेल ने 1 से 2 और 2 से 4 में कन्वर्ट होना है, कैंसर सेल क्या करेगा, वो बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड वे में ग्रोथ करना शुरू कर देगा। अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल होना शुरू हो जाएगी और हर साल ये बढ़ता बढ़ता चला जाएगा। एज अ रिजल्ट जो नॉर्मल सेल्स का फूड है वो ये कैंसर सेल खाना शुरू कर देगा। जैसे ही कैंसर ने नॉर्मल सेल्स का फूड खाना शुरू कर दिया और वहाँ पे जहर फैलाना शुरू किया, तो इंसान जो है वो दिन ब दिन मरता चला जाएगा अंदर से, और एट द रिजल्ट अल्टीमेटली इंसान की डेथ हो जाएगी। तो बेसिकली ट्यूमर या कैंसर क्या है, एबनॉर्मल मैस ऑफ डिवाइडिंग सेल्स है। ट्यूमर सिंपली कह रहे हैं किसी भी सेल को जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुका हो नंबर में, और कैंसरस सेल क्या होगा, जो कि फैटल इन नेचर होगा, जो कि डेथ कॉज करेगा। अच्छा, 2 तरह के ट्यूमर होते हैं, एक होता है बिनाइन ट्यूमर, दूसरा है मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर क्या होता है, जो किसी एक छोटी सी जगह पर हो। जैसे आपने देखा होगा कि किसी के स्किन के ऊपर छोटा सा दाना निकल आया है, तो ट्यूमर छोटा सा बन गया, हमने उसको कट कर दिया, दैट इज बिनाइन ट्यूमर, जो फैलने वाला नहीं होता, जो लोकलाइज होता है, किसी एक जगह के लिए होता है और कैंसरस नहीं होता। मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है कि अगर किसी चीज़ की इतनी एग्रेसिव ग्रोथ हो कि वो आसपास के ऑर्गन्स को भी तबाह करे। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको बताती हूँ कि अगर स्किन के अंदर किसी सेल में कैंसर या ट्यूमर है और वो ट्यूमर फैल कर जो है वो किसी दूसरे ऑर्गन को डिस्टर्ब कर दे। मेटास्टेसिस क्या है, स्प्रेड ऑफ कैंसर टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ये मेटास्टेसिस वो प्रोसेस है जिसमें मैलिग्नेंट ट्यूमर बनता है, और मैलिग्नेंट ट्यूमर की वो टाइप है जिसमें फैल जाता है। जैसे आपको ब्लड कैंसर है तो वो पूरी बॉडी में फैलेगा, ठीक है, वो एक जगह पर नहीं रहेगा। अच्छा जी, टाइप्स एंड बर्डन ऑफ कैंसर। टाइप्स एंड बर्डन, टाइप्स कहते हैं इसकी किस्में कितनी है कैंसर की, और बर्डन कहते हैं कि कितना वजन है इसका, वजन इन अ सेंस कि कितना इसने नुकसान पहुंचाया है। तो यहाँ पर देखें डिफरेंट टाइप्स के कैंसर है, लंग, ब्रेस्ट, प्रोस्टेट, ओरल, कोलोरेक्टल। कोलोरेक्टल बेसिकली इंटेस्टाइन का पार्ट है, कोलोन और रेक्टल, रेक्टम, कोलोन और रेक्टम का। ग्लोबल डेथ इससे बर्डन ये है, ग्लोबल डेथ इससे कितनी हो रही है, मोर देन 10 मिलियन 2020 तक। पाकिस्तान में ये देखें इसका नंबर्स लिखे हुए, इनको आपने याद करने की जरूरत है, एमसीक्यू में अक्सर आ जाते हैं। अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल है कैंसर मैनेजमेंट में। तो कैंसर को मैनेज करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी ना सिर्फ मेडिकेशंस बना रहा है बल्कि जीन की थेरेपी भी प्रोवाइड कर रहा है। इसमें पहली चीज़ आती है डायग्नोसिस, दूसरी चीज़ आती है ट्रीटमेंट। डायग्नोसिस में क्या हो रहा है कि जब भी कैंसर होता है ना बॉडी के अंदर, तो कुछ खास किस्म के मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं, जैसे ये आपको रेड कलर के नजर आ रहे हैं। ये पूरे मॉलिक्यूल जब बॉडी में फैलते हैं तो इनको आसानी से जो है वो डायग्नोज कर लिया जाता है। अब जैसे ब्लड लिया कैंसर पेशेंट का, अगर उसके कोई भी सेल या मॉलिक्यूल ज़्यादा हुए आम तादाद से, इसका मतलब ये होगा कि उसकी बॉडी के अंदर कुछ इरेगुलर चीज़ चल रही है जिसको हम कैंसर कहेंगे। अब देखें ये कुछ मार्कर्स के नाम लिखे हुए हैं, अगर HER2 या NEU या CA125 या BRCA1 एंड BRCA2 आए तो ये डिफरेंट टाइप्स के कैंसर को बताएंगे। जैसे ये देखें HER2 के नेम से देखें ब्रेस्ट कैंसर के मार्कर है। इस तरह से CA125 लंग कैंसर या ओवेरियन कैंसर के बारे में बता रहा है। BRCA1 BRCA2 जो है वो ब्रेस्ट, ओवेरियन या यूट्राइन कैंसर के बारे में बता रहा है। तो बेसिकली इन कैंसर्स को डिटेक्ट करने के लिए बॉडी में उस कैंसर सेल से कुछ ऐसे मार्कर्स निकलते हैं, कुछ ऐसे मार्कर्स मतलब जो उसको आइडेंटिफाई करवाएं, कुछ ऐसे आइडेंटिफायर्स निकलते हैं जिनको हम ट्यूमर या कैंसर मार्कर्स कहते हैं, और ये बायोमार्कर्स ही डायग्नोज करते हैं इस बीमारी को। तो इन बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम इन बायोमार्कर्स को बेसिकली डिटेक्ट करते हैं। तो कैंसर की डायग्नोसिस में हमारे पास क्या है, यहाँ से पहले जीन म्यूटेशन इनिशिएट एंड प्रोमोट कैंसर, ट्यूमर सप्रेसर जीन म्यूटेशन इंक्रीज कैंसर रेट्स, टारगेट जीन नॉक डाउन नॉकआउट इन सेल लाइन्स, एनिमल मॉडल्स, रैट एंड रैबिट यूज फॉर वैलिडेशन। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि हम कुछ ऐसे जीन्स बॉडी के अंदर डालते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें डालते हैं जो नॉर्मल इन नेचर होती हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि कैंसर नॉकआउट हो जाता है या नॉक डाउन हो जाता है, कैंसरस सेल फिर नहीं बनते। तो बेसिकली जेनेटिक मॉडिफिकेशन की वजह से
हम क्या करते हैं, हम कैंसर सेल्स को नॉकआउट कर देते हैं और फिर बायोमार्कर्स का टेस्ट करते हैं, तो फिर बायोमार्कर्स कम आते हैं, इसका मतलब है बॉडी के अंदर कैंसर कम है। तो डायग्नोसिस अप्रोच में जीन म्यूटेशन है, अगर तो म्यूटेशन हो चुकी है जीन की तो उसको डिटेक्ट किया जाता है। एबनॉर्मल प्रोटीन लेवल, यानी जिस तरह मैंने आपको बायोमार्कर्स का कहा कि एबनॉर्मल लेवल होता है, ये एलिवेटेड हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। लिक्विड बायोप्सी ब्लड बेस्ड डायग्नोसिस है, यानी कि हम किसी बंदे का ब्लड लें उसके बाद पता चले, और ये डिटेक्ट क्या करता है, जो ट्यूमर के सेल्स बॉडी के अंदर रिलीज कर रहे हैं ना, या बायोमार्कर्स रिलीज कर रहे हैं, वो पूरी ब्लड में घूम रहे हैं। तो वहाँ से अगर हम ब्लड थोड़े से लेंगे तो उस ब्लड के अंदर ये ट्यूमर मार्कर्स होंगे जिसको हम डिटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कुछ ऐसी थेरापीज हैं जो हम कर रहे हैं इस कैंसर को सप्रेस करने के लिए। पहली है कीमोथेरेपी मतलब हमने किसी केमिकल को लिया और उसे थेरेपी कर दी। फिर रेडियोथेरेपी, कुछ रेडिएशंस निकाली। ठीक है, कुछ यूवी रेज होती हैं या कुछ इस तरह की रेज होती हैं जो कि रेडियोथेरापी करते हैं, तो वो जो नॉर्मल कैंसर सेल्स होते हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इनका नुकसान ये है कि इसकी निस्बत जैसे ही हम कोई कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी देंगे तो कैंसरस सेल तो मरेगा ही मरेगा, लेकिन साथ साथ जो बॉडी का नॉर्मल सेल्स है उसके ऊपर भी असर आएगा उन थेरेपीज़ का। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम कीमोथेरेपी स्टार्ट करें तो लोगों के बाल बहुत ज़्यादा झड़ना शुरू कर देते हैं, तो दिस इज़ बिकॉज के ये एक साइड इफेक्ट है। तो इन कीमोथेरेपीज़ के या रेडियोथेरेपीज़ के बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो साइंसदानों ने हमें एक बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड किया, दैट इज़ टारगेटेड थेरेपी टूल। टारगेटेड थेरेपी, पहले जिस इंसान की ट्रीटमेंट हो रही है उसका जेनेटिक मेकअप पड़ेगी, उसके जेनेटिक मेकअप के अकॉर्डिंगली जो है वो दवाई बनाएगी, उसके जेनेटिक मेकअप के अकॉर्डिंगली मेडिसिन बनाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ वो एंटीबॉडीज़ हैं जो किसी एक बीमारी के अगेंस्ट लड़ाई करेंगी। मोनो का मतलब वन होता है। ठीक है, तो ये स्पेशली डिज़ाइंड मॉलिक्यूल्स हैं जो कि दो चीज़ों को इनहिबिट कर सकते हैं। नंबर वन, सेल साइकिल एंजाइम्स, ऐसे एंजाइम्स को जो कैंसर के बढ़ावे को कैंसर की ग्रोथ को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, या फिर कैंसर स्पेसिफिक पाथवेज, ऐसे पाथवेज जिसके थ्रू कैंसर के सेल्स बन रहे हैं, ये इन दोनों चीज़ों को जाके इनहिबिट कर देंगे, और एज अ रिजल्ट क्या होगा कि जो बंदा है वो उसकी ट्रीटमेंट हो जाएगी। इससे क्या होगा कि साइड इफेक्ट ज़्यादा नहीं आएंगे। जैसे मैंने आपको पिछले में बताया ना, यहाँ पर कैंसर सेल्स के साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इस केस में साइड इफेक्ट्स कम होंगे। ठीक है, इसको जो टारगेटेड थेरेपी है उसको हम पेशेंट स्पेसिफिक मेडिसिन बोलते हैं। पेशेंट स्पेसिफिक मेडिसिन में पहले पेशेंट का जेनेटिक मेकअप पढ़ा जाता है, उसके ट्यूमर की टाइप या स्टेज पढ़ी जाती है। ऐसा नहीं है कि ये एक दवाई बनाए और सारों को दे दें, ऐसा नहीं होगा। हर किसी की फिर अलग बनेगी, जैसे ये पर्सन 1 है, पर्सन 2 है, पर्सन 3 है, हर किसी के सेल्स को स्टडी किया जाएगा, इनकी स्टेज ऑफ कैंसर को स्टडी किया जाएगा, इनके अंदर मौजूद जो जेनेटिक मेकअप है उसको स्टडी किया जाएगा, और फिर इनको वो जो है वो जेनेटिक थेरेपी की जाएगी। इसमें वैलिडेशन ऑफ पेशेंट स्पेसिफिक ड्रग्स को पहले जो है वो किसी एनिमल मॉडल के ऊपर चेक किया जाता है, उसके बाद जो है वो इंसानों के ऊपर चेक किया जाता है। तो जो भी ड्रग बनेगी पहले उसको हम एनिमल के ऊपर चेक करेंगे। इस केस में जो एक ट्रीटमेंट है दैट इज जीनोम एडिटिंग या जेनेटिक एडिटिंग। जेनेटिक एडिटिंग में क्या होता है कि डीएनए को मॉडिफाई कर देते हैं। जैसे ही डीएनए मॉडिफाई होता है तो क्या किया जाता है, वो डीएनए अपने जीन्स के मुताबिक फिर असर करना शुरू कर देता है। अब जैसी जीन्स होंगी वैसा ही प्रोडक्ट बनेगा। जैसे हमने प्लांट्स में पढ़ा है कि अगर हम कुछ ऐसी जीन्स लगा दें जो पेस्ट के अगेंस्ट इस्तेमाल होती हैं तो वो प्लांट उसी के अकॉर्डिंगली एक्ट करना शुरू कर देंगे, वो पेस्ट कंट्रोल टॉक्सिन बनाना शुरू कर देंगे और बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी प्लांट्स के अंदर। इसी तरह से एनिमल्स के अंदर या इंसानों के अंदर भी कुछ ऐसी मॉडिफाइड जीन्स इंसर्ट कर दी जाती हैं बॉडी के अंदर जो क्या करेंगी, जो बीमारी से बचाएंगी। ठीक है, व्हाट इज़ जेनेटिक एडिटिंग के हम कहीं पर जैसे लेट सपोज आपने देखा होगा कि ये हमारे पास जेनेटिक मेकअप है, ऐसे डीएनए की शक्ल कुछ ऐसी है ना, ऐसी है। तो हम इधर से ना शॉर्ट सीक्वेंस कट करें, जो बीमारी वाला है इसको रिमूव करके इसकी जगह कुछ और ऐड कर दें, या वैसे ही कुछ और नया सीक्वेंस ऐड कर दें ताकि बीमारी आ जाए। तो ये 3 तरह के हैं। हम कोई नया न्यूक्लियोटाइड ऐड करते हैं, आपको पता है न्यूक्लियोटाइड ATGC है, आपने डीएनए वाला पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है, उसमें हम कुछ ऐड कर दें या कुछ डिलीट कर दें या फिर रिमूव कर दें या फिर उसको अल्टर कर दें, चेंज कर दें, रिप्लेस कर दें। ये 3 तरीके हैं जिनके थ्रू हम जेनेटिक्स या जीन की एडिटिंग कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ जीन एडिटिंग, एक्स विवो है, इन विट्रो। एक्स विवो मतलब है आउटसाइड बॉडी, इन विवो है मतलब इनसाइड बॉडी। एक्स विवो में क्या हो रहा है, एक्स विवो को हम इन विट्रो कहते हैं गिलास, यानी गिलास में हो रहा है ये काम, बॉडी के अंदर नहीं हो रहा। सेल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, सेल्स बॉडी से निकाले जाएंगे। ये देखें जैसे सेल्स इधर किसी जगह पे निकाले गए हैं बाहर। ठीक है, ग्रोन इन कल्चर, किसी भी कल्चर में किसी भी मीडिया में ग्रो करवाए जाएंगे। ठीक है, उसके अंदर फिर जीन एडिटिंग की जाएगी। देखो इन्होंने डीएनए बीच में से निकाल दिया, जो खराब डीएनए था ना, वायरल डीएनए, वो निकाल दिया। जैसे निकाला तो देखो वो सारे ब्लू कलर के हो गए, तो अब सेल्स हमारे पास ठीक हो गए और ये सेल्स वापस बॉडी में इंजेक्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है,
तो किसी सेल को बाहर निकाला जिसमें खराबी थी, उन सेल्स के अंदर से वो जो टॉक्सिक मटेरियल था या जो टॉक्सिक जीन्स थे उनको निकाल दिया और वापस सेल्स को बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया। दैट इज एक्स विवो या इन विट्रो, यानी ग्लास के अंदर काम हो रहा है, बाहर लैब में काम हो रहा है। दूसरा तरीका है इन विवो का। इन विवो के अंदर क्या हो रहा है कि बॉडी के सेल्स बाहर रिमूव नहीं किए जाएंगे, जबकि बॉडी के अंदर ही ट्रीटमेंट की जाएगी। ठीक है, डायरेक्टली बॉडी के अंदर इंजेक्ट किए जाएंगे और फिर बॉडी जो है वो उसके नतीजे में कोई, जैसे यहाँ पर इंजेक्शन लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जो जेनेटिक एडिटिंग टूल्स हैं, उनको स्पेसिफिक नाम दिए हुए हैं। जीन्स को एडिट करने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं, या आप कहीं जाके BS या MS में पढ़ोगे, लेकिन अभी के लिए कुछ टेक्निक्स के नाम आपको याद होने चाहिए, जैसे क्रिस्पर Cas9 है, टेलिन्स है, जिंक फिंगर न्यूक्लियेजेस हैं, ZFNS और बेस एडिटिंग है। ठीक है, अब ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं कहाँ पर, प्लांट्स में और ह्यूमंस में, यानी कि मेडिसिन के तौर पे यूज़ होते हैं। अच्छा, क्रिस्पर Cas9 आपकी बॉडी का बेसिक वो नहीं है, लेकिन एक चार्ट के अंदर लिखा हुआ था तो मुझे अच्छा लगा कि मैं आपको ये भी पढ़ा दूँ। क्रिस्पर Cas9 बेसिकली इसकी फुल फॉर्म जो है वो अगर आप C करें तो C फॉर क्लस्टर्ड, रेगुलरली, इंटरस्पेस्ड, शॉर्ट, पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। ठीक है, ये बेसिकली वो छोटे छोटे सीक्वेंसेस हैं DNA के जो कि जेनेटिक एडिटिंग में हेल्प करते हैं। जहाँ पे ये सीक्वेंस यानी शॉर्ट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगा, वहाँ से कटिंग स्टार्ट हो जाएगी, कटिंग कर सकेगी, सीजर कट कर सकेगा वहाँ से। जैसे ही कटिंग होगी तो वहाँ पर हम कोई भी अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इसके अंदर डाल सकते हैं। इन दिस वे हम किसी भी जेनेटिक मेकअप में क्या कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और ये मॉडिफिकेशन हो क्यों रही है, ये मॉडिफिकेशन बेसिकली हो रही है ताकि हम बीमारी वाली जीन्स को निकाल के उनकी जगह ठीक वाले जीन डालें। अच्छा, ये सीजर बनी हुई है, एक्चुअल में मॉलिक्यूलर सीजर इस तरह की नहीं होती है, वो एक मॉलिक्यूल होता है। लेकिन आप, क्योंकि आप किड्स हैं, अभी आपकी बहुत ऊंची क्लास नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर सीजर वाला कॉन्सेप्ट मैं लेकर आई हूँ। मैं क्या लेकर आई हूँ, मैंने गूगल से कॉपी किया है। लेकिन यह है कि यहाँ पे सीजर का मतलब यह है कि ये जीन को कट करेगा। आप ये मत समझिएगा कि यहाँ पे कैंची पड़ी हुई है जो जीन काट रही है, नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पर पूरा DNA है, यहाँ पर एक ऐसा एंजाइम और एक ऐसा मॉलिक्यूल दे दिया गया है जो इसको इस जगह से कट करेगा। तो इसलिए वो कटर है, इसलिए हम इसको सीजर कह रहे हैं, जिसका नाम Cas9 है। इस केस में Cas9 इसको कहा ही इसलिए जा रहा है क्योंकि ये सीजर है। ठीक है, तो Cas9 क्या करेगा, उस स्पेसिफिक सीक्वेंस से कट कर देगा। ठीक, फिर यहाँ पर एक आपको ना ये ऊपर लूप सा बना हुआ नजर आ रहा है, इसको हम gRNA या गाइडेड RNA बोल रहे हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है gRNA। ठीक है, gRNA या गाइडेड RNA गाइड करेगा कि किस जगह से DNA को काटना है, क्योंकि ये बहुत लंबा DNA होता है, उसमें किस जगह से जाकर कटिंग लगानी है, कट लगानी है, वो ये PAM बताएगा। और PAM किसके साथ अटैच है, गाइडेड RNA के साथ अटैच है। जहाँ पे ये गाइडेड RNA होगा वहां से ये DNA खुल जाएगा। जैसे ही DNA खुलेगा तभी उसकी कटिंग पॉसिबल है। ठीक है, तो कट साइट को हम पैम बोल रहे हैं। ये देखिए छोटा सा सीक्वेंस है जो यहाँ पर येलो कलर में, मस्टर्ड कलर में दिखाया गया है। और जो रिपेयरमेंट के जो जीन आएगा उसको हम रिपेयर टेम्पलेट बोलेंगे, जो बाद में यहाँ पर इंसर्ट किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ए में देखें आप, तो ये जो गाइडेड RNA ये उस जगह पर आ गया है जिस जगह से आपने कटिंग करनी है, जिस जगह से जीन को एडिट करना है, जिस जगह से खराब जीन को निकालना है। तो गाइडेड RNA बेसिकली गाइड कर रहा है कि किस जगह पे आके बैठना है। ठीक है, और ये जो एरिया है इसको हम क्रिस्पर बोल रहे हैं। ठीक, अब गाइडेड RNA एक दफ़ा बैठा तो सीजर ने क्या किया, उस मॉलिक्यूल ने क्या किया, यहाँ से कट कर दिया। तो देखें यहाँ से सीक्वेंस कट हो गया, एक दफ़ा सीक्वेंस कट हो गया तो इस गाइडेड RNA का काम खत्म हो गया, ये फार अपार्ट चला जाएगा, दूर चला जाएगा। तो यहाँ पर देखो आपको लोकेशन का छोटा सा नक्शे वाला लोकेशन का नजर आ रहा है। बेसिकली ये लोकेशन ये है कि पूरे DNA के अंदर सिर्फ ये लोकेशन है जिसको कट करें, तो बेसिकली ये वो लोकेशन बता रहा है। अब एक दफ़ा कटिंग हो गई तो ये जो गाइडेड RNA है इट विल गेट असाइड, ये साइड पर चला जाएगा और कटिंग वाले सीक्वेंस खुल जाएंगे। ठीक है, अब हमारे लिए आसान है, हम यहाँ पर अपना सीक्वेंस ऑफ इंटरेस्ट डाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो रिपेयर जीन है, रिपेयर टेम्पलेट है, अब वो आएगा, ये जो फिक्सर है, ये जो सबसे एंड पर आ रहा है, वो आएगा और इस चीज़ को फिक्स कर देगा। ठीक है, जब वो इस चीज़ को फिक्स करेगा तो DNA बाइंड कर जाएगा और दोबारा से ये जो Cas9 है या जो क्रिस्पर का मॉड्यूल है ये साइड पर हो जाएगा। तो अब क्या हो गया कि DNA रिपेयर हो गया। तो DNA रिपेयरमेंट के लिए, जेनेटिक एडिटिंग के लिए क्रिस्पर Cas9 का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये क्रिस्पर बेसिकली इस पूरे मॉडल को बोल रहे हैं। ये जो आया है गाइडेड RNA, पैम समेत, ये पूरा जो सीजर है, दिस इज क्रिस्पर। ठीक है, ये शॉर्ट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है जो किसी भी जगह पर आकर कटिंग का काम करेगा और इस कटिंग की वजह से जीन निकलेगा खराब वाला और सही वाला जीन इंसर्ट करेंगे बॉडी में। ये बहुत ही सिंपलर वर्जन मैंने आपको बताया, अदरवाइज चीज़ें इसके अंदर बहुत सी कॉम्प्लेक्स भी हैं। टेलिन्स क्या है, टेलिन्स बेसिकली बिल्कुल जीनोमिक एडिटिंग टूल ही है, जिस तरह से क्रिस्पर नहीं है बिल्कुल उसी तरह का। ठीक है, बस इसके अंदर यह है कि यहाँ पर हमने देखा था गाइडेड RNA था, ठीक है, जिसने जगह बताई और यहाँ पर आकर कटिंग की, लेकिन इस केस में गाइडिंग प्रोटीन होगी।
ठीक है। जैसे आपको ये देखें, ये प्रोटीन नजर आ रहा है, सॉरी दिस इज क्रिस्पर, दिस इज टैलेंस। तो टैलेंस के अंदर देखें गाइडेड प्रोटीन होगी, बाकी ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों के केस में डीएनए कटेगा और जो सही वाला जीन है वो इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बस इसके साथ प्रोटीन है टैलेंस के साथ, और इसके साथ जो है वो गाइडेड आरएनए है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जिंक फिंगर न्यूक्लियेजेस है। जिंक फिंगर न्यूक्लियेजेस क्या कर रहा है, डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन को इस्तेमाल कर रहा है, और डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन स्पेसिफिक एरिया पर जाएगी, टारगेटेड लोकेशन पर जाएगी और वहाँ पे कट करेगी। बेस एडिटिंग क्या है, बेस एडिटिंग ये है कि जैसे मिसाल के तौर पर हम ना ये बेसिकली क्रिस्पर की मॉडिफाइड फॉर्म है जहाँ पर हम कटिंग नहीं करते, हम ना एक सीक्वेंस के अगेंस्ट दूसरा सीक्वेंस लेके जाते हैं। जैसे यहाँ पर कटिंग नहीं होगी तो चेंज कैसे होगा, अब ए जहाँ पर लगा होगा मैं यहाँ पर जी ले जाऊँगी, सी जहाँ पर लगा हूँ आप टी ले जाऊँगी। तो ये एक बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप क्या करते हैं, जैसे आपके सामने एक सीक्वेंस है ना, ये सीक्वेंस है, तो आप इस सीक्वेंस को डबल करने के लिए क्या करते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड को डबल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट करने के क्या करते हैं। आपको पता है कि ए हमेशा बेस बनाता है जी के साथ और सी हमेशा बेस बनाता है टी के साथ। तो आप बेसिकली उनके जो ऑपोजिट बेस पेयर्स हैं उनको लेकर आ रहे हो सामने, ठीक है। जस्ट बिकॉज कि जो मतलब इससे इसको रिप्लेस कर रहे हो, जस्ट बिकॉज कि जो बीमारी वाला जीन है उसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन आ जाए और वो बीमारी प्रोड्यूस ना कर सके, ठीक है। तो इस केस में हम कटिंग नहीं करें, जस्ट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को लेकर आ रहे हैं, ठीक हो गया जी। ओके तो ये जेनेटिक एडिटिंग टूल थे। आप अपने टीचर से पूछिएगा कि आपके पेपर्स का पार्ट है कि नहीं है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, क्योंकि मैं फेडरल बोर्ड को नहीं पढ़ा रही तो मुझे इसका आइडिया नहीं है। अगर ये आते हैं तो वेल एंड गुड फॉर यू, अगर नहीं आते फिर भी आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जेनेटिक एडिटिंग किस तरह से हो रही है। अच्छा, इसकी एप्लीकेशन क्या है, हमने बहुत बार पढ़ ली है, जेनेटिक रिसर्च में, मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में, और ये कुछ डिजीजेस को भी ठीक करता है। जैसे थैलेसीमिया के केस में जेनेटिक एडिटिंग होती है, सिकल सेल एनीमिया के केस में, सिस्टिक फाइब्रोसिस के केस में, जुकीनी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में मसल्स जो है वो ठीक से काम नहीं करते, इस केस में मसल की शेप नहीं सही बनती। तो ये जो है ये सारी चीज़ें जो है हो रही हैं। ड्रग के अंदर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा, यहाँ पर ना पहले जब जेनेटिक एडिटिंग होती है तो ये सारे काम पहले किसी एनिमल मॉडल के अंदर किए जाते हैं, जैसे यहाँ पर इन्होंने ह्यूमनाइज्ड माइस किया हुआ है, ठीक है, माइस के अंदर ये सारे काम किए हैं और बाद में फिर वो जानवरों को लगाई जाती है। जीन थेरेपी क्या है कि हम किसी भी जेनेटिक को चेंज करें ताकि ट्यूमर की ग्रोथ को रोका जा सके, कैंसर के बढ़ावे को रोका जा सके। इसमें जो जीन्स यूज होती हैं उनको हम नॉकआउट ऑन्कोजीन्स कहते हैं। ऑन्कोलॉजी बेसिकली कैंसर के बारे में स्टडी को बोल रहे हैं। तो ऑन्कोजीन्स मतलब ऐसी जीन्स जो कैंसर से रिलेटेड है। मॉडिफाइड ड्रग रेजिस्टेंट जीन आ गई इसमें। फिर इसमें क्या होता है, जीन्स इस्तेमाल हो रही हैं दो तरह की, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, टारगेटेड कैंसर थेरेपी हो रही है, और जिसकी वजह से हेल्दी सेल्स कम से कम नुकसान में आते हैं और जो कैंसरस सेल हैं वो जल्दी से जल्दी बॉडी से रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। वायरसेस के अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस आ रही है इंसानों के अंदर, जैसे HIV या हेपेटाइटिस C भी वायरसेस हैं, और इसमें जो जीन एडिटिंग टूल है वो CR5 जीन एडिटिंग का प्रोसेस है, जिससे हम HIV के इन्फेक्शन या इसके रिस्क को कम कर रहे हैं नॉर्मल ह्यूमंस के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ें ये हम गाहे बगाहे पीछे पढ़ चुके हैं। जैसे हमने एग्रीकल्चरल का पढ़ा है कि एग्रीकल्चर के केस में हम डिजीज रेजिस्टेंट, पेट रेजिस्टेंस और ड्राउट रेजिस्टेंट आ रहे हैं। तो ये सारा किस बेसिस पर हो रहा है, जीन एडिटिंग की बेसिस पर भी हो रहा है, जिसको हम क्रिस्पर कह रहे हैं। जैसे क्रिस्पर यूज़ हुआ है राइस, मेज एंड वीट के अंदर। तो बेसिकली ये पूरी चीज़ हम इस चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ चुके हैं। फिर डेयरी लाइफ स्टॉक को भी हम पढ़ चुके हैं कि मीट एंड मिल्क प्रोडक्शन के लिए हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक नई चीज़ है, दैट इज़ मायोस्टेटिन जीन मॉडिफिकेशन। मायोस्टेटिन जीन मॉडिफिकेशन वो मॉडिफिकेशन है जो कि मायोस्टेटिन जीन के अंदर होती है, और इस जीन की मॉडिफिकेशन की वजह से क्या होता है, एक्स्ट्रा मसल का मास आ जाता है और आपको जानवर बड़ा बड़ा नजर आता है। नेक्स्ट हमारे पास नया टॉपिक है, दैट इज़ मेरीन बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आता है जी मेरीन बायोटेक्नोलॉजी। मेरीन बायोटेक्नोलॉजी में हम किस तरह से एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को या मेरीन ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करके हम ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। मेरीन बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर आपको नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा चीज़ें बना रहे हैं, जिसमें प्लांट्स आ जाते हैं या एनिमल्स आ जाते हैं। उन प्लांट्स एंड एनिमल से हम नोवेल मेडिसिन ले रहे हैं जो कि हमारे लिए हेल्प कर रही हैं कैंसर, हेपेटाइटिस, ल्यूकीमिया वाइट ब्लड सेल्स के कैंसर को कह रहे हैं। इस तरह से कुछ मेरीन ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें मेरीन स्पंजेस आ जाते हैं, एल्गी आ जाती है, डीप सी बैक्टीरियाज आ जाते हैं, जिनसे हम एंटीबायोटिक्स बना रहे हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स बना रहे हैं, एंटी कैंसरस ड्रग बना रहे हैं। अच्छा, फिर हमारे पास एग्जांपल्स ऑफ मेरीन ड्राइव ड्रग्स में जिंकोनोटाइड आ जाता है, और ये बेसिकली इधर एक स्नेल है, उसके विनोम से ये दवाई बन रही है, और ये क्रोनिक स्वेयर पेन को
ठीक करने के लिए इस्तेमाल होती है। फिर नेक्स्ट आ जाता है ट्राबैक्टीडिन, जिसमें हमारे पास जो मेरीन ट्यूनिकेट्स बेसिकली एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी ऊपर लेयर्स होती हैं, ट्यूनिक्स होती हैं, और ये कैंसर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। फिर कॉस्मेटिक्स वगैरह या मेडिसिनल प्रोडक्ट्स जो हैं उनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, और इसकी डेफिशिएंसी ह्यूमन बीइंग्स में इन्फ्लेमेशन कॉज करती है। और ये जो सप्लीमेंट्स हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के, ये बेसिकली एक्वेटिक जो फिशेस हैं उनसे ही लिया जाता है। कॉस्मेटिक्स या स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी यहाँ से बन रहे हैं, मॉइस्चराइजर्स बन रहे हैं, एंटी एजिंग, एंटीऑक्सीडेंट। फिर इसी तरह से ऐसी चीज़ें बन रही हैं जो कि रिंकल्स को कम करती है, स्किन को हाइड्रेट करती है, यूवी रेडिएशन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती है, जिसमें आप कहते हैं कि ये जो SP35 SP25 ये जो यूज़ होते हैं सन ब्लॉक्स, इस तरह की क्रीमों में इस्तेमाल होती हैं चीज़ें। कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो हमारी इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं, जैसे अल्फा माइलेज है। माइलेज आपको पता है स्टार्च को तोड़ता है, ठीक है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, पॉलीसेक्राइड्स को तोड़ता है, डाई या मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट करता है। ये सी अर्चिन से लिया गया है जो समंदर में रहता है। बीटा एगरेज है जो कि एगर या एगरोज को तोड़ता है, और ये कहाँ से, सी क्रिस्टन्स या सी वीड से लिया जाता है। फिर जाइलेनेज है जो कि हेमिसेलुलोज को ब्रेक डाउन करता है, ये भी एक पॉलीसेक्राइड है और इससे शुगर्स बनते हैं, ठीक है। ये कहाँ कहाँ से निकाला गया, एल्जी, बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्रोटोजोन से। फिर इसी तरह से एक्वाकल्चर एंड वैक्सीन डेवलपमेंट है। हम इन्हीं एक्वेटिक एनिमल्स को लेते हैं, इनको अपनी लैब में ग्रो कराते हैं और इनसे वैक्सीन की डेवलपमेंट कराते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा कोरोना की वैक्सीन है, या हेपेटाइटिस की वैक्सीन है, या पोलियो की, मीजल मम्स की वैक्सीन है, ये सारी वैक्सीन। नेक्स्ट हमारे पास ये हमने पढ़ लिया, ये 3 तरह के, ये यहाँ पर ये रिपीट हो रहे हैं मेरा ख्याल है इन स्लाइड्स के ऊपर, ठीक है। ये 3 तरह के जो है वो एंजाइम्स हमने पढ़ लिए, इनके सोर्सेज पढ़ लिए और इनका फंक्शन पढ़ लिया। इसी तरह से हमने वैक्सीन की पढ़ ली। नेक्स्ट जो नई चीज़ है दैट इज़ जेनेटिक अडॉप्टेशन। जेनेटिक अडॉप्टेशन ऑफ मेरीन ऑर्गेनिज्म का मतलब ये है कि हम इन मेरीन ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ जीन्स इस तरह के देख रहे हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। कुछ ऐसे जीन्स हैं जो इन्हें हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन में हेल्प आउट करें, तो यहाँ से हम जीन्स लेके पौधों को दे सकते हैं ताकि पौधे भी हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन में ज़िंदा रह सकें, ठीक है। इसी तरह से हाइड्रोथर्मल मतलब हाई हीट, वाटर हीट, ठीक है। इस तरह से पोलर वाटर्स, कोरल रीफ के अगेंस्ट। फिर जेनेटिक स्टडीज आइडेंटिफाई थर्मोस्टेबिलिटी जीन्स, तो इनकी जीन्स को स्टडी करके हमें पता चला कि कुछ ऐसे जीन्स हैं जो थर्मोस्टेबल हैं, यानी हीट के अगेंस्ट काम कर सकते हैं, हीट के अंदर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बायोफ्यूल। बायोफ्यूल कहते हैं जिंदा जानवरों से कोई फ्यूल बनाना। जैसे यहाँ पर ये एलजी है, ये एलजी की मदद से फ्यूल बना रहे हैं। फ्यूल मतलब ऐसा फ्यूल जो आगे जाके किसी भी जगह पे इस्तेमाल हो सके, फिर उस फ्यूल को प्योर करें और फिर इस्तेमाल करें गाड़ियों में, ठीक है। इस तरह से हम बहुत सी और चीज़ें बना सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ एलजी फ्यूल में क्या है कि ये क्या करेगा, हम जो डिफरेंट सोर्सेज, नेचुरल सोर्सेज इस्तेमाल करें वो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, क्योंकि एलजी उन्हीं सोर्सेज को बना रहा है, तो हम एलजी को यूज़ करें ताकि हम जितने भी सोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं वो कम ना हो, ठीक है। अच्छा, इसकी हेल्प क्या है, लोअर फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंस, कि हमारे पास जो फॉसिल फ्यूल है, जो हम पेट्रोल वगैरह, डीजल वगैरह ज़मीन के अंदर से निकाल रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंडेंस कम हो जाएगी, खुद ब खुद हम खुद ही जनरेट कर सकेंगे, ठीक है। एड्रेस एनर्जी शॉर्टेज, अगर एनर्जी की शॉर्टेज हो गई है तो उसको भी एड्रेस करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है बायो रेमीडिएशन। बायो कहते हैं लाइफ को, रेमीडिएशन मतलब हम किसी चीज़ को रेमीडिएट कर रहे हैं, कहीं पर कोई पोल्यूशन है उसको कम करें। जैसे ऑयल स्पिल, ऑयल स्पिल क्या होता है, अगर कोई जिस तरह बहरी जहाज समंदर में चल रहे हैं, उनके अंदर से कोई ऑयल गिर चुका है पानी में, तो वो पानी के अंदर मौजूद इन जानदारों को नुकसान पहुंचा सकता है। उससे बचने के लिए हम वहाँ पे एक ऐसा बैक्टीरिया छोड़ देंगे जो इस ऑयल को किसी दूसरे कंपोनेंट में जो कि लेस टॉक्सिक है उसमें कन्वर्ट कर देगा, ताकि जो मछलियाँ हैं उनको नुकसान ना पहुँचे, ठीक है। तो ऑयल स्पिल से बचने के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लास्टिक एंड पॉलीथीन बैग्स, आपको पता है बहुत ज़्यादा समंदर में पोल्यूशन होती है, उस पोल्यूशन से बचने के लिए पेस्टिसाइड्स, हैवी मेटल, ये सारी चीज़ें समंदर में मौजूद हैं। हम अगर खास बैक्टीरियाज का इस्तेमाल करें, बैक्टीरिया को यहाँ ग्रो करने में मदद दें, तो बैक्टीरिया इन सब चीज़ों को ख़त्म कर सकता है, ठीक है। बायो रेमेडिएशन में एक एग्जाम्पल इन्होंने दी हुई है अल्केनिवोरेक्स बुरोकोमेंसिस। ये क्या कर रहा है, ये अल्केन डिग्रेडिंग मेरीन बैक्टीरियम है। ये ऐसा बैक्टीरिया जो अल्केन को डिग्रेड करता है, जो वाटर के अंदर ऑयल की कंटामिनेशन आ गई है उसको क्लीन अप करता है, ठीक है। कोस्टल एरियाज को, यानी जो साहिली इलाके हैं उनको क्लीन अप करता है, तो इसका बहुत ज़्यादा रोल है इसमें।
टाइप्स ऑफ बायोरेडिएशन में इन सीटो बायोरेडिएशन है, एक्स सीटो। इन सीटो का मतलब है कि उस जगह के अंदर जाकर हम रिमीडिएट करें, ठीक है, उस जगह के अंदर जाके कंटेमिनेशन को खत्म करें। एक्स सीटो का मतलब है आउटसाइड द, यानी हम वहां से पानी या वहां से मेरीन जो है वो साइड पर लेके जाएं, या वहां से कोई भी चीज साइड पर लेके जाएं, वहां पे उसको ट्रीट करें और वापस जो है उस जगह पे जाके फेंक दें। बिल्कुल इन सीटो ट्रीटमेंट और एक्स सीटो ट्रीटमेंट जो भी हमने पहले पढ़ी है, ठीक है। जैसे इन सीटो में बॉडी के अंदर जाके आप इस्तेमाल करोगे, एक्स सीटो मतलब आउटसाइड द बॉडी। कहीं पर जिस जगह पे इफेक्ट आ रहा है उस जगह पे जाके ट्रीट करेंगे तो इन सीटो, अगर उस जगह के बाहर जाके ट्रीट करेंगे तो एक्स सीटो। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? नेचुरल प्रोसेस है, यानी कि हम कहीं पर भी कोई चीज़ आर्टिफिशियली नहीं डाल रहे पानी के अंदर, ठीक है। इसमें मशीनें कम से कम लगेंगी क्योंकि बैक्टीरिया खुद सारे काम कर रहा है, आपको जस्ट बैक्टीरिया को थोड़ी सी फूड देना पड़ेगा, ठीक है। और हमें ना कोई डिगिंग, ना वहाँ से केमिकल डालने का कोई खर्चा आएगा, ना ही कोई और खर्चा आएगा, सिर्फ बैक्टीरिया को डाल देंगे, बैक्टीरिया खुद ही मल्टीप्लाई होता जाएगा और अपना काम करता जाएगा, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है कि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, इससे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं हो रहा, साइड इफेक्ट्स नहीं हो रहे, कोई मशीनें नहीं लग रही, ठीक है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड स्पीशीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और इसकी एप्लीकेशन हैवी मेटल्स जो आ जाते हैं पानी के अंदर, उनको निकालना भी है, उनको कम करना, और ये आगे जाके ना किसी ऐसे लेस टॉक्सिक मटीरियल में कन्वर्ट कर देते हैं ये बैक्टीरियाज, ताकि वो नुकसान ना दे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बायो रेमिडिएशन पाकिस्तान में हुई थी टेस्टमैन स्पिरिट कराची में, जहाँ पर ना क्या हुआ था कि बहुत बड़ा ऑयल स्पिल हुआ था और बहुत ज़्यादा ऑयल जो है वो पानी के साथ मिक्सअप हो गया था, और जो वहाँ पे जानवर थे वो मर रहे थे, और जो एक्वेटिक एनिमल्स थे वो मर रहे थे। तो जो निबजी है, ठीक है, उसने क्या किया, निबजी ने वहाँ पर जाकर बैक्टीरिया को ग्रो करवाया, और उस बैक्टीरिया ने विद इन लाइक 70 डेज और लेस क्या किया कि सारे के सारे जो ऑयल था उसको ख़त्म कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट, यस 75 डेज में ख़त्म कर दिया। ये बेसिकली ऑयल डिग्रेडिंग बैक्टीरियाज होते हैं जो ऑयल को डिग्रेड कर देते हैं और उसे लेस टॉक्सिक मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी तरह से ऑयल कंटेमिनेटेड शोर क्लियर्ड विद इन 75 डेज। ये 75 डेज के अंदर ये जो ऑयल कंटेमिनेटेड एरिया था क्लियर हुआ। अच्छा, लाहौर के अंदर भी बायो रेमिडिएशन हो रही है, जिसमें टैनरीज, टेक्सटाइल मिल्स, पेंट इंडस्ट्रीज, ये सारे अपना गंदा जहरीला मवाद पानी के अंदर या सॉइल के अंदर डाल रहे हैं। वहाँ पे अगर ये बैक्टीरियाज को ग्रो करवा दें तो बैक्टीरिया क्या करेगा, इन सारे मटेरियल्स को ख़त्म कर देगा। सेवरेज वाटर को या ग्राउंड वाटर को भी साफ किया जा रहा है, उसमें से भी हैवी मेटल्स और टॉक्सिक्स निकाले जा रहे हैं। तो बायो रेमिडिएशन की मदद से हम इन दोनों चीज़ों को साफ करें। इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी क्या है कि हम इंडस्ट्री के अंदर कोई चीज़ प्रोड्यूस करें। इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी को जैसे मैंने आपको पहले बताया था वाइट बायोटेक्नोलॉजी भी कहते हैं, और इसमें जो एनर्जी है वो कम से कम इस्तेमाल हो रही है। एनर्जी कम से कम इस्तेमाल हो रही है मतलब हम किसी जिंदा चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी बैक्टीरिया का, किसी प्लांट का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास मेजर कंपोनेंट इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में बैक्टीरिया इस्तेमाल हो रहा है, ईस्ट इस्तेमाल हो रही है, फंजाई इस्तेमाल हो रहा है, और इसका हेल्प हो रही है फर्मेंटेशन में या बायोकेमिकल प्रोसेसेस में। और इनमें क्या करें कि ये कैटालाइज करें स्पेसिफिक रिएक्शन को, एंजाइम रिलीज करके प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रहे हैं और एनवायरमेंटल डैमेज को कम कर रहे हैं। इसी तरह बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, फर्मेंटेशन, एंजाइमेटिक रिएक्शन एंड बायो कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल में हेल्प कर रहे हैं। जेनेटिक इंजीनियर में हमने क्या पढ़ा कि ये फूड एंड बेवरेजेस बना रहे हैं, जैसे हमने रेनेट एंजाइम पढ़ा जो कि चीज़ की प्रोडक्शन कर रहा है, एमाइलेज पढ़ा जो कि ब्रेक डाउन कर रहा है। इस तरह से फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बन रही हैं जिसमें इंसुलिन, वैक्सीन, वाइटामिन एंड एंटीबॉडीज आ जाते हैं, और ये दो ही जानवरों को इस्तेमाल करें, या यीस्ट को या ई कोलाई को ज़्यादातर, ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस। एग्रीकल्चर में हमने पढ़ा कि बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कम से कम किया जा रहा है, उसके अगेंस्ट जेनेटिक मॉडिफिकेशन की जा रही है, जिसमें पेस्ट एंड स्ट्रेस रेजिस्टेंट प्लांट्स को ग्रो करवाया जा रहा है। फिर कुछ ऐसे केमिकल जो यूजफुल हैं जैसे सिट्रिक एसिड, एसिडिक एसिड, एसीटोन, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमें ज़रूरत नहीं है केमिकली प्रोड्यूस करने की। फर्मेंटेशन की मदद से अमाइनो एसिड्स यानी प्रोटीन्स बना रहे हैं, अल्कोहल्स बना रहे हैं, ऑर्गेनिक एसिड बना रहे हैं, और इससे क्या हो रहा है कि एनर्जी एफिशिएंट हो रहा है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज बन रहे हैं, और जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, जो साइड प्रोडक्ट्स हैं, वो कम से कम बन रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है बायोफ्यूल्स। बायोफ्यूल क्या है, हम जिंदा जानदारों की मदद से जैसा कि बैक्टीरिया है, कुछ ऐसा फ्यूल प्रोड्यूस करें जो हमारे काम आए, एनर्जी का बाईपास करें, ठीक है। जैसे बायो एथेनॉल प्रोड्यूस हो रहा है, बायो डीजल प्रोड्यूस हो रहा है। रॉ मटेरियल के केस में हम शुगर कैन ले सकते हैं, कॉर्न ले सकते हैं, एलजी ले सकते हैं, और इनको कन्वर्ट कर सकते हैं बायोफ्यूल में, और जो कि गाड़ियों को चलाने में मदद करता है। इसकी वजह से पोल्यूशन कम से कम हो रही है, ठीक है। बायो रेमिडिएशन में हमने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया कि किस तरह से ऑयल स्पिल्स को कम किया गया, डिटॉक्सिफाई किया गया हैवी मेटल्स को, और इंडस्ट्रियल वेस्ट को किस तरह से ट्रीट किया गया। तो ये सारी बायो रेमिडिएशन में आ जाती हैं। तो इनसे क्या मदद होती है, सस्टेनेबल है, यानी कि ये लंबे अरसे तक चलेंगी। कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, यानी कि इससे कम पैसा इस्तेमाल होगा। ओके, तो ये जी आज का फुल चैप्टर था हमारा। आई होप आपको कुछ समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई, यू कैन जस्ट ऐड मी इनटू द कमेंट बॉक्स एंड आई विल आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस।
और नेक्स्ट हम फिर स्टार्ट करेंगे इस बुक का लास्ट चैप्टर एंड देन वी विल बी गोइंग फॉर प्रैक्टिकल्स एंड 9th क्लास biology book as well. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.